हो गए। हम लोग पढ़ेंगे छिंदक नागवंश। क्या नाम है ये? काकती वंश। क्या नाम है इसका नाम? काकती वंश। पहले छिंदक नागवंश से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर काकती वंश को पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ना? छिंदक, ये काकती वंश। इससे पहले बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश है। कौन सा वंश थे यहाँ से? छिंदक नागवंश। नागवंश, ये अगर नागवंश से आएगा तो दो प्रकार का होता है, एक छिंदक नागवंश बस्तर क्षेत्र में और दूसरा है फड़ी नागवंश कवर्धा क्षेत्र में। समझ में आ गया? कभी मेंस में आता है नागवंश को छत्तीसगढ़ में वर्णन करो तो ये दोनों प्रकार के लिखा जाता है, मेंस में लिखा जाता है। अब ये ये काकती वंश है। इससे पहले जब क्या था, छिंदक नागवंश थे, तो छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन सा? अंतिम शासक। समझ में आ गया? यहाँ हरिश्चंद्र देव। कौन था यहाँ? हरिश्चंद्र देव। इसके एक पुत्री था, क्या नाम था इसका पुत्री का नाम? चमेली देवी। क्या नाम था? चमेली देवी। इनसे इसका युद्ध हुआ था। समझ में आ गए? अन्नम देव का। किसका युद्ध हुआ था? अन्नम देव का। इससे पहले अगर थोड़ा सा और पीछे देखेंगे तो हम लोग दिल्ली सल्तनत जो शासन काल देते हैं, दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहले क्या होता है? दास वंश। समझ में आ गया ना? दास की क्या होता है उसको, कोड उसको याद रखोगे? कोड याद रखोगे? जानते हो दिल्ली सल्तनत का शासन काल? नहीं जानते हो? उसका कोड है, हल्का सा कोड याद रख लेना। उसके बाद उसको कोड हल्का से याद कर लो, क्योंकि उसे एक दो बार क्रम से पूछा है जी। अगर पूछा देगा तो कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगों को पेपर में आ सकता है। दिल्ली सल्तनत के एक शासन है, देखो हल्का से, दिल्ली सल्तनत 5 शासक है। कितना शासक है यहाँ? पहला ऐसे करके याद रख लेना। क्या लिखा है? समझ में आ गया ना? देखो 10 से ये दे दिख रही है, यहाँ से दास वंश। क्या नाम है इसका? नाम है दास वंश। इसी को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानता है। क्या नाम से जानते हैं इसी को? गुलाम वंश। देखो ख से क्या होता है? खिलजी वंश। कौन सा वंश होता है? खिलजी वंश। ये तू से होता है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। इसका ये संयद वंश। कौन सा वंश है ये? संयद वंश। और ये है लोधी वंश। कौन सा वंश है? इसको कभी कभार पूछ देता है, इसको क्रम से, इस कारण इसको कोड को याद रख लो, क्योंकि कोड से होता है। ऐसे अचानक से पेपर हाल में दिमाग काम ही नहीं करता इसमें, इस कारण बोल रहा हूँ। इसको क्रम से है, कभी पूछ लेता है, क्रम से जमा कर करके कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश पीछे आया, तो इसको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट होगा ये, इस कारण बता रहा हूँ मैं। दिल्ली सल्तनत का है ना, इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास ना, तो वहाँ से कनेक्ट करेंगे पूरा चारों तरफ से। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ से जब आप लोगों को जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे छत्तीसगढ़ का, तो बहुत सारा कोडिंग में ही याद करना पड़ेगा जी, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम 10 जगह है। रविशंकर का नाम हर जगह दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन आजकल पैटर्न में पूछने के स्टाइल है, इनमें से कौन सा व्यक्ति इसमें शामिल है तो कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको बिना कोडिंग के आप याद नहीं कर सकते, उसको कोडिंग जरूरी है। बाकी अन्य में छत्तीसगढ़ का है, उसमें तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, बाकी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन में जो छत्तीसगढ़ के। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बार बार वही चीज़ व्यक्ति का नाम आता है, और एक व्यक्ति का नाम रहेगा जिसमें शामिल नहीं रहता, उसी को दिया रहता है उस ऑप्शन में, तो उसको आपको कोडिंग से ही याद करना पड़ेगा जी। ये हो गया ना, ये हो गया ना ये। तो जब ये देखो, ये खिलजी वंश दिख रहा है, खिलजी वंश। इस समय जब शासक था अलाउद्दीन खिलजी, कौन था यह? समझ में आ गया ना? इसका एक सेनापति थे मलिक काफूर। क्या नाम था उसका? उसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर। तो जब मलिक काफूर उस समय जब वारंगल अभियान के लिए गए थे, कहाँ गए थे? वारंगल अभियान। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है वारंगल अभियान। तो वहाँ जब शासक था इसका बड़ा भाई, यहाँ पर हल्का कोड याद रखना। यहाँ ना पहला अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? आर आता है। क्या आता है? अल्फ़ाबेट में पहले ऐसे आता है ना, पेपर हाल में कंफ्यूज हो जाओगे, देख के इसको अच्छे से समझना इसको ना। पहला पी आता है, फिर क्या आता है? आर। इसके जब अंतिम शासक पढ़ेंगे हम लोग इसका, तो रुद्र प्रताप देव रहेगा। क्या नाम रहेगा इसका? रुद्र प्रताप देव। समझ में आ गया ना?
दिख रहा है। जबकि इसका क्या नाम है, प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है इसका, प्रताप रुद्रदेव। बस आप इसको याद रखना, पहला पी आता है, फिर क्या आता है, आर आता है। बस इसी चीज को बस याद रखना ना, नहीं तो पेपर में दोनों ऑप्शन में रहेगा ना। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अन्नम देव का बड़ा भाई था प्रताप रुद्रदेव। समझ, ये अंतिम शासक है, ये पढ़ेंगे सबसे अंतिम शासक। जगदलपुर का चौराहों का सर किसने बताया, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। घटी पौनी प्रथा सब यहाँ से कनेक्शन है ना। तो यहाँ अन्नम देव का बड़ा भाई का क्या नाम था, प्रताप रुद्रदेव। पी से आएगा ना, आर से नहीं आएगा, पी से आएगा। तो ये दोनों यहाँ शासन कर रहे थे। दोनों भाई कहाँ थे, ये लोग वारंगल में थे। कहाँ थे ये लोग, वारंगल में थे। जब दोनों भाई वहाँ शासक कर रहे थे, जब मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया था तो उसको सोने का मूर्ति दान किया था। क्या दिया था, दान किया था, ताकि आप आक्रमण मत करो और हम आपका पूरा जो भी है आपका जो अधिपत्य हम लोग स्वीकार करते हैं। क्लियर हुआ ना। फिर उसके बाद जब इसके बाद शासन आया, देखो कौन सा आया, तुगलक नागवंश। क्लियर हो गया, ये तुगलक वंश। कौन आया उसके बाद शासक आया, तुगलक वंश। समझ में आ गया ना। ये वंश समाप्त होने के बाद कौन सा आया, तुगलक वंश। जब तुगलक वंश ने फिर जब इस साइड जब आक्रमण किया वारंगल क्षेत्र में, तब ये अन्नम देव और उसका भाई वहाँ से जान बचाकर बस्तर क्षेत्र में आया। कहाँ आया, क्लियर हो, हल्का से समझ में आया ना, कनेक्ट। छिंदक नागवंश से हल्का से कनेक्ट हुआ ना। बस्तर क्षेत्र में आया और बस्तर क्षेत्र में एक शासक थे, जब छिंदक नागवंश, वही बताया छिंदक नागवंश में शासक था हरिश्चंद्र देव। कौन था, हरिश्चंद्र देव। और इसकी बेटी का नाम था चमेली देवी। क्या नाम था, चमेली देवी। कुछ किताब में अलग अलग लिखा रहता है, कुछ किताब में अलग अलग। उन्होंने बोला था चमेली देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, किसी किताब में लिखा है, किसी किताब में और कुछ ने लिखा है। क्या सही है कोई पता नहीं इसके बारे में ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ोगे तो पूरा क्लियर पता चल जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक मैं यहाँ से कनेक्ट कराऊंगा, जैसे राम कुमार बिहार का पुस्तक को ना मैं यहाँ से आपको कनेक्ट कराऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ इससे युद्ध किया और चमेली देवी या हरिश्चंद्र देव दोनों का हार हो गया था। क्लियर हुआ ना। और अन्नम देव ने फिर वहाँ शासन स्थापित किया। कहाँ, बस्तर में। कहाँ शासन किया, और अपने राजधानी बनाया था, सबसे प्रारंभिक राजधानी मंदहोता को। किसको बनाया था, इसी को पूछा जाता है ना जी, मंदहोता को किसको बनाया था। क्लियर हुआ हल्का से ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा काकतीय वंश का प्रारंभिक राजधानी क्या था, हाँ, इसी को पूछा जाता है। क्लियर हुआ हल्का से ना, कनेक्ट, क्लियर हुआ ना। देखो अब यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ सब चीज़, उसके बाद क्लियर हल्का से देखो। ये है दिया है, उसके बाद ये शासन काल, ये इसी को पूछा जाता है। इसके प्रारंभिक शासनकाल कब से प्रारंभ किया था, 1324 ईस्वी। कब से प्रारंभ किया था, हाँ, इसी को पूछा जाता है। जब हम लोग छिंदक नागवंशी पढ़ते हैं तो 1024 से, कितना, 1024 से या 1000 किसी में 23 भी लिखा रहता है, दोनों सही है जी, 1023 या 1024, फिर 1324 तक, यहाँ तक उसका शासन दिखता है छिंदक नागवंशी का, है ना। तो ये कितना है, ये 1324 से ही, समझ में आ गया, 13 से ये 24 है। बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश कौन सा है, छिंदक काकतीय वंश। कौन सा वंश है, हाँ, दोनों कंफ्यूज हो रहे थे। अब देखो क्वेश्चन पूछने के स्टाइल हल्का से। बस्तर के जो एक गीत, बस्तर में जो गीत गाया जाता है उसी में इसको चालकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, चालकी वंश। क्यों, क्योंकि ये चालुक्य वंश है। चालुक्य जो क्षेत्र है ना वहाँ रहते थे, वारंगल चालुक्य क्षेत्र के, इसी कारण इसको चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक बार क्वेश्चन पूछा है ना, इसको एक बार पूछा है, चालुक्य वंश किसे कहा जाता है, तो काकतीय वंश को। इसको एक बार पूछा है ना, इसको हल्का से क्लियर हुआ ना। अब आगे बढ़ेंगे। देखो इसका राजधानी सबसे पहले मंदहोता था, आगे उसके बाद और देखते हैं, ये देखेंगे जैसे बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट है, बहुत सारा है नाम, समय समय के साथ परिवर्तन होते गया है। ये इसका जो ऊपर में जो टाइटल टाइप दिया है इसको देख लो। सबसे प्रथम शासक कौन है इसमें, अन्नम देव। कौन थे इसमें, हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन पूछे हैं, काकतीय वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो वही आप बताया, सबसे पहले जैसे अन्नम देव रहेगा, तो दूसरा में आपके रहेगा रुद्र प्रताप देव, तीसरा रहेगा प्रताप रुद्र देव, और चौथा और कोई ऑप्शन रहेगा, XYZ। क्लियर हुआ हल्का से ना।
तो आपसे पूछेगा काकतीय वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? हाँ, यही आपको यही गलती करोगे, समझ में आएगा। इसी कारण बोला हूँ पी से याद रखना, पी और ये क्या है? आर है। कौन है? प्रताप रुद्रदेव। क्लियर हुआ हल्का से? उसका बड़ा भाई है, अन्नम देव का बड़ा भाई है ना, समझ में आया? अन्नम देव का क्या नाम था? ये बड़ा भाई था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इसी का इसको पूछा जाता है काकतीय वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? प्रताप रुद्रदेव। क्लियर हुआ हल्का से? क्लियर हुआ ना? एक बार इस क्वेश्चन का पूछा है और ऑप्शन यही तीनों डाला था, और वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, रुद्र प्रतापदेव, प्रताप रुद्रदेव। इसी कारण बोला था पी से पहले आता है, अल्फाबेट पी पहले आता है, फिर आर आता है, और प्रताप रुद्रदेव ऑप्शन में रहेगा, टिक किसी को लगाना है। आदि पुरुष कहा जाता है। इतना समझ आया? क्लियर ना? देखो इसका राजधानी पहले दिया है, ये क्या? इसका अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भजदेव है। ठीक है, प्रवीण चंद्र भजदेव जी बारे जब नीचे आएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ में जैसे तीरंदाजी क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ना, इन्हीं के नाम से दिया जाता है। जब नीचे आएंगे ना उसका पूरा तब पढ़ेंगे। देखिए इसका ये इसको पहला देखो, ये मंदहोता क्या था इसका राजधानी पहला, फिर क्या था, फिर क्या था? बस्तर और जगदलपुर एक मत समझना ना, बस्तर अलग है, जगदलपुर अलग है ना। बस्तर अलग विधानसभा है, बस्तर क्रॉस करने के बाद ही जगदलपुर जाया जाता है। बस्तर अलग जगह है और जगदलपुर अलग जगह है। ठीक, दोनों विधानसभा है। और समझ में आ गए ना? किसी जो कोई बताते हैं बस्तर और जगदलपुर एक ही है, नहीं एक ही नहीं, अलग अलग है दोनों। इसकी कुल देवी का नाम है दंतेश्वरी देवी। कौन सी देवी है? ये कहाँ है दंतेश्वरी देवी? कहाँ है? ठीक, एक है दंतेवाड़ा। कहाँ है? एक है, उन्हीं का एक अंश जगदलपुर भी में है, जहाँ हम लोग जो बस्तर दशहरा मनाते हैं ना, तो ये कुल देवी जी के इसी का ये प्रमुख देवी रहता है, और बहुत सारे देवी रहते हैं इसके बाद जैसे रण के देवी भी पढ़ेंगे, ये भी दंतेश्वरी देवी। और ये बस्तर के जो राजमहल है वहाँ इसका मंदिर स्थापित है। यहाँ हम लोग गए हैं, यहाँ वहाँ जाओगे देखे लिखा है दंतेश्वरी देवी, शायद कमर के पास होगा, मांग लेना फोटो उसके पास होगा तो। क्लियर हुआ ना? और ये आराध्य देवी, जैसे बस्तर का भी पूछेगा बस्तर दशहरा का कुल देवी कौन है? दंतेश्वरी देवी। और इस बार मेंस में निबंध में आया था बस्तर दशहरा का वर्णन करो बोल, निबंध में आया था 50 नंबर का। लोग आप भूल जाते हैं बोल करके, पीएससी इस बार सबके दिमाग से खेल दिया जी इस बार, है ना। बस्तर दशहरा कभी नहीं पूछेगा बोल करके बस्तर दशहरा दिया था। जितना भी जैसे बस्तरिया ओलंपिक, बस्तर पंडुम, अभी जो नक्सल मुक्त अभियान, सब लोग उसको रट रट के गए थे। क्वेश्चन कहाँ से है? पीछे दे दिया। हाँ, अचानक से इसको कोई तैयार नहीं कर रहा था, निबंध में नहीं तैयार किया रहता है, समझ में आ गए। लेकिन क्वेश्चन इससे आ गए, लो लिखो बोल करके, ऑन द स्पॉट लिखना रहता है। क्लियर हुआ ना? देखो ये बस्तर के लोकगीतों में बताया ना, किसमें कहा गया इसको? लोकगीतों में। बस्तर के जो लोकगीत है वहाँ इसको चालकी वंश के नाम से गाया गया है ना, इसको बोला गया है। किसमें कहा गया है? बस्तर के लोकगीतों में कहा गया है। नहीं आ रहा है इसको। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे शासक। पहले शासक को अगर याद करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक ना। मैं कोड बताऊंगा इसको, उसी को बार बार पढ़ना जी, याद हो जाएगा। इसमें आधा अधूरा दिया, पूरा नहीं दिया है ना। हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ेंगे, इससे पहले शासक ना, इसको इससे पहले शासक को पूछा है क्रम से। क्लियर ना? इसको तो जनजातीय आंदोलन में इसको याद कर लेंगे जी। इसको जनजातीय आंदोलन में आप क्रम से देखिएगा, हाँ तो जनजाति में आप टिक लगा लोगे तो क्लियर है। इसको यहाँ से अब शासक को पूछ रहे हैं अंदर अंदर से, है ना। ठीक, ये याद रखना। पहला, सबसे पहला वहाँ का शासक था अन्नम देव। कौन थे? अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम। भैरव है ना, भैरम नहीं है, याद रखना। क्या बोला हूँ इसको? हाँ, इधर देखो भैरम देव कहीं लिखा होगा शायद, ये भैरम देव नीचे है ना, ये भैरम देव है। ये आ जाओ, ये क्या है? ये भैरव है ना, ठीक ना। क्रम से याद रखना, इसको याद हो जाएगा। अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम जय नर प्रताप। क्या लिखेंगे? जय नर प्रताप हो गए ना।
जगदीश नारायण वीर सिंह। बस इतने को क्रम से याद कर लेना कम से कम, फिर उसके बाद इधर को याद करेंगे। क्या लिखा है देखो, मैं उसके बाद पूरा उसको डिकोड कर रहा हूँ उधर से, लेकिन क्रम को याद रखना। अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम, क्या रखेंगे उसको, लिख लो इसको, अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम। रोज बोलना 5 बार याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शासक को क्रम से जमाओ करके क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार, और एक बार गलत भी आंसर ले लिया है व्यापम। ये हो गया ना। ये देखो इस हल्का सा करना, देखो सबसे पहले शासक कौन है, अन्नम, फिर हमीर देव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, हमीर देव, फिर भैरव देव रहेगा, इधर लिखा रहेगा ना, इधर को नहीं बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना। देख कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषोत्तम देव, देखे यही आ गए, पुरुषोत्तम देव आए थे, क्लियर, इसके बीच में थे और ना शासक ना, हालांकि इसमें नहीं लिखा है ना, पूछ देते उसको, कैसे करोगे उसको, और पूछा भी है ना, इस कारण बता रहा हूँ उसको। देखो उसके बाद लिखा है जय सिंह, इसी को पूछा जाता है, देखो हल्का से ना, जब भी हम लोग काकती वंशी में पढ़ेंगे, ये काकती वंश है। अब एक है छिंदक नाग वंश, किसमें, छिंदक नाग वंश। हल्का से याद रखना, 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, एक होता है जय देव, क्या बोला एक थी, अब एक होता है जय सिंह देव, समझ में आ गया ना। तो याद रखना जय देव ऐसे कोई शासक नहीं है, सिंह वाला शासक है, याद रखना। कौन सा वाला शासक है, सिंह, ये सिंह लिखा रहता है वही सही है, ऐसे याद रखना, सिंह लिखा रहता है मतलब वही सही, सिंह वाला रहता है शासक में, जयदेव वाला कोई शासक नहीं है, ऐसे बस याद रखना। क्लियर होगा दोनों में ना, दोनों वंश में ना, क्लियर। जब उसमें पढ़ूंगा धारा, मधु, सोमेश्वर, कन्हार, उसमें भी जय सिंह करके नाम आएगा उसमें भी। और उसमें भी तो है कैसे कलचुरी वंश थे जिसमें वो गदारी मठ का जीर्णोद्धार करा। अच्छा ठीक है ना जी, वो हाँ कप्ती वंश, तो कलचुरी वंश तो बहुत पीछे है उसको, हाँ उसमें भी है उसको, हाँ उसको है जगपाल है ना, जगत देव है, जगत देव, ठीक है उसमें है ना जी। उसको भी वो हल्का से शासक को हल्का से कोर्ट से याद करना पड़ेगा जी, क्योंकि आजकल शासक बहुत अंदर डीपली क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, उसको भी याद कर लेना, उसमें क्या है, और कोर्ट से याद कर लेना, क्योंकि शासक को कोर्ट से याद करोगे, तो मेरा याद है कोर्ट से, अब यहाँ बताऊँगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक, ये हुआ ना। तो जय सिंह, क्या नाम है इसका, ये आपको विशेष रूप से याद रखना, जब भी जय देव करके आएगा तो जय देव करके कोई शासक नहीं है, जय सिंह देव है, ऐसे बस याद रखना। क्लियर होगा ना, जिसमें सिंह लिखा रहेगा, जिसमें शेर वाला है वही शासक है, ऐसे बस याद रखना, बाकी नहीं लगेगा। क्लियर होगा ना। देखो नर है तो नरसिंह देव, क्या है ये, नर है तो नरसिंह देव। ये प्रताप सिंह देव है, क्या नाम है इसका, नाम है बस, अब प्रताप बस का कोड बस याद रखना, जरूर नीचे नहीं है, नीचे याद नहीं करोगे तो जरूर नहीं, बस क्रम से बस याद रखना। ये नारायण के आगे वीर रहेगा, क्या रहेगा आखिर आगे, वीर नारायण रहेगा जी, उसके बाद फिर वीर सिंह देव है ना, इस कारण मैं वीर को काट के नारायण लिख दिया था, है ना। और नहीं लिखोगे तो भी जरूर नहीं है, मैं बताऊँ इसने, आप ऐसे क्रम बस को याद रखना, इसी क्रम बस को याद रखना और कुछ नहीं है। अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम, जय नर प्रताप, जगदीश नारायण वीर सिंह। याद होगा ये, रोज 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा नहीं, क्या बोलोगे, बस इतनी बोलना, एक ही लाइन का है जी, बाकी कुछ नहीं। इसको रट लेना यार, इसको 10 बार बोलोगे तो याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि शासक को रटना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। इसको क्या समझोगे बताओ ना इसमें आप, इधर को समझने वाला, इधर तो समझोगे। जिसे सन दिया है, सन कुछ याद नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं सन याद करना आप लोगों को। अब मान लीजिए सन से मैच कराएगा तो आप तो शासक को देख लिए हो, अब इधर सन से आप मैच करा सकते हो आराम से, कौन पहले आया, हाँ तो ये पहले दिया है तो पहले आएगा, ऐसे टाइप का कोट कर सकते हो ना। अब इसको याद करोगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, नहीं करना आपको याद, पुस्तक में दे दिया भले देने के लिए। क्लियर हुआ हल्का सा ना। इसको कभी भी इसको याद करने का प्रयास मत करना, इसको है ना, कभी भी याद मत करना। कभी भी पर्टिकुलर एकदम रैंडम कोई शासक का इसका सन पूछेगा मान जाए तब अलग बात है, उसे आज तक तो नहीं पूछा, पूछेगा भी नहीं उसी क्वेश्चन, एकदम रैंडम सी वैसे पूछा जाता है, क्रम से जमाओ बोल करके। ये क्लियर हुआ ना हल्का से, वो क्लियर हो गया ना, लिख लिया ना उसको। ठीक, अब उसके बाद देखो ये पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भोपाल देव और भाईराम देव। हल्का देख लो, और इधर आगे कुछ दिया है इसके बारे में। अंतिम है प्रवीर चंद्र भजदेव। अब शासक के बारे में दिया है अन्नम देव। क्लियर हुआ ना, अन्नम देव समझ में आ गया ना।
देखो अन्नमदेव, ठीक, अन्नमदेव के बारे में हल्का सब देखो, मैं यहाँ से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन है, देखो अब इसके बारे में अब देखो लिखना चालू करना। सबसे बस्तर में काकतीय वंश का, अब इसी को संस्थापक बोला जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? क्या लिखेंगे बस्तर में काकतीय वंश का, ठीक। इसके बाद लिखेंगे इसकी राजधानी, क्या था इसकी राजधानी, मंदहोता था। क्या था इसकी राजधानी, ठीक। अब इसके पीछे पुराना इतिहास बता देना, स्थापना जैसे इसका स्वरूप बताएंगे, कैसे स्थापना किया, हल्का से देख लो। इसके बता सकते हो, ये छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देवी तथा उसकी पुत्री चमेली देव को पराजित कर इसने बस्तर में शासन स्थापित किया। समझ में आ गया ना, क्लियर होगा ना? ये स्वरूप में बता सकते हो और लिख सकते हो इसको बस्तर के गीतों में इसे चालकी वंश या चालुक्य वंश या इसी को बोलते हैं चालुक्य वंश भी कहा गया है। हो गया ना? इसकी स्थापना बस्तर में, जब यहाँ काट देना हल्का से, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। क्लियर हुआ ना? देखो अब डीपली क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, अगर पूछेगा ना तो यहाँ से कैसे होगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी में दंतेश्वरी की मंदिर की स्थापना अन्नमदेव के नाम नहीं दिया है, इसकी पत्नी के नाम दिया है। हाँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक में ना, हालांकि अब अभी तक उससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन किसने स्थापना किया है तो अन्नमदेव ऑप्शन लिया है, पीएससी भी लिया है, व्यापम भी लिया है, तो आप उसी के ले सकते हो। जब डीपली अगर क्वेश्चन जाएगा तब की बात बता रहा हूँ, है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी इसकी पत्नी का भी नाम दिया है और अन्नमदेव दोनों को नाम दिया है। अगर दोनों आ जाएगा एकदम एक लाइन से तो आप अन्नमदेव लगा सकते हो, लेकिन अगर पीएससी व्यापम उसकी पत्नी को लेना चाहते तो भी सही, कोई गलत नहीं है आंसर में, दोनों सही हैं। क्लियर हुआ हल्का से? ये क्लियर हुआ ना ये? और ये है यहाँ शंखनी डंकनी नदी, कौन सा नदी है ये? हाँ, शंखनी और डंकनी नदी के किनारे है। यहाँ गए कोई दंतेश्वरी मंदिर? नहीं गए? एक आध बार जाना, मैं एक बार गया हूँ, अच्छा है जी। ऐसी कपड़ा पहन के आपको अंदर जाने नहीं देगा, धोती पहन के अंदर जाना देता है, और लकड़ी से बना हुआ है ऊपर। और इसी में उस दिन आपको बता रहा था ना, छत्तीसगढ़ का जो नाम का उल्लेख बताया था एक बीच में, अभी उस दिन बताया था छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख जो 1703 ईस्वी करके आया था, ऐसे 1703 ईस्वी, जहाँ दंतेवाड़ा का जो शिलालेख है वहाँ उल्लेख किया गया है, तो यहीं तो रखाया है जी। हाँ, इसके जो प्रांगण, एक सामने भवन है प्रांगण भवन, वहाँ रखाए हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण उस दिन बता रहे थे, नहीं आए थे, बहुत जन नहीं आए थे उस दिन जी, इस कारण है। उसमें जुड़े थे क्या? उसमें गूगल मीट में नहीं जुड़े थे उसमें? अच्छा ठीक है, बाद में बताऊंगा छत्तीसगढ़ के नामकरण। 36 जने नाम बताऊंगा जी, 36 जने अलग अलग बोले हैं उसके बारे में। उस दिन 20-21 ही बताया था तो बहुत जने थक गए थे, बस कि याद नहीं होगा बोल करके। 36 जने हैं, मैं लिस्ट रखा हूँ 36 जने। 20-21 दिन मुझे भी याद है, पूरा याद नहीं है लेकिन 20-21 दिन याद है। ऑप्शन में देखकर सबको टिक लगा दूंगा ऐसे टाइप का, लेकिन इतना पूछता नहीं कि मैं याद नहीं किया हूँ। क्लियर हुआ ना? ये समझ हो गए ना? ये बस इतने ही है, इससे आगे कुछ नहीं है अन्नमदेव के बारे में। ठीक, इसका जब भी युद्ध किससे हुआ तो चमेली देवी से। हो गया ना? क्लियर हो गया ना? पीछे कनेक्ट कर दिया ना? अब आ जाएंगे पुरुषोत्तम देव। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है बस्तर, इसको लिखना है। काकतीय वंश के ये क्या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? कौन सा है ये? हाँ, याद रखना, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काकतीय वंश के कौन सा शासक जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे
तो यही ये थे पुरुषोत्तम देव। क्लियर हुआ ना। इसका शासन काल थे, देखो ये दिख रहा है 1468। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे बस्तर दशहरा प्रारंभ किया था, और क्या था उसके बाद वहाँ भी जो गोचा पर्व जो प्रारंभ किया था, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखो 1408 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था। देखो अब अभी इसका शासन काल कब से प्रारंभ हो रहा है, समझ में आ गए ना। पूरा इतिहास वही कारण है, इस कारण बोल रहा हूँ, अलग अलग सन दिखता है इसमें। हम लोग पढ़े, अब देखो इसे अब उस हिसाब से 1508 लेना पड़ेगा। चलो जो भी हो, कोई बात नहीं। इन्होंने बस्तर में, अब देखो बस्तर में क्या था, इन्होंने ये पहले सबसे पहले इसको हल्का कनेक्ट करना, इन्होंने उड़ीसा के साथ राजा से, उड़ीसा के पुजारी से, किससे, उड़ीसा के पुजारी से इन्होंने रथपति की उपाधि प्राप्त की थी। कौन सा उपाधि, तो इसको उपाधि के याद रखें, कौन सा उपाधि है इसका, रथपति। जब उस समय, हल्का सा कहानी सुन लेना, उस समय बस्तर में बहुत एकदम भीषण अकाल आया था। तो अपनी प्रजा की रक्षा करने इन्होंने कर नापते समझ में आ गए ना, ऐसे नापते हुए, हाँ सिर के बल ऐसे नापते हुए उन्होंने उड़ीसा गया था। समझ में आ गया ना, उड़ीसा मतलब अभी का वर्तमान का जो जगन्नाथपुरी है, समझ में आ गया ना, वहाँ गए थे। और अपनी प्रजा की अपनी प्रजा की स्वस्थ जीवन और जो इस तरह जो अकाल पड़ा था उससे निपटने के लिए इन्होंने जो भी पूजा पाठ किया था, समझ में आ गया ना। और वहाँ राजा ने इन्हें रथपति की उपाधि दी थी। ये क्लियर हुआ हल्का सा ना। फिर वहाँ से आया था इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने राजधानी परिवर्तन किया था। क्या किया था सबसे पहले, और मंदहोता से कहाँ लाया था राजधानी, कहाँ लाया था, बस्तर लाया था। कहाँ था राजधानी, क्लियर हुआ हल्का से, क्लियर हुआ ना। इसके बाद जब दलपत देव पढ़ेंगे तब वो चेंज होगा। ये राजधानी कहाँ लाया था, बस्तर लाया था। फिर उन्हें प्रारंभ किया गोचा पर्व। कौन सा पर्व, गोचा पर्व प्रारंभ किया था, हल्का समझना, गोचा पर्व। उसके बाद बस्तर दशहरा प्रारंभ किया था। इसी कारण ये दोनों प्रारंभ किया था, इसी कारण इसको धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हुआ, गोचा पर्व बस्तर दशहरा। अब मैं यहाँ गोचा पर्व बस्तर दशहरा को अच्छे से समझा रहा हूँ, लिख लिया ना इसको। पहले तो गोचा पर्व, जो रजुतिया होते हैं, हम लोग इधर क्या बोलते हैं इसको, रजुतिया बोलते हैं, किसी जगह रथ द्वितीया बोलते हैं, है ना। तो उधर क्या बोलते हैं इसको, गोचा पर्व। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। क्लियर होगा, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का क्या होता है, गोचा पर्व। वहाँ गोचा पर्व में ये 4 पहिए का, कितने पहिए का, 4 पहिए का, इसको क्या बोलते हैं, फुल रथ, है ना। फुल रथ को पूरा जगदलपुर शहर में यहाँ घुमाया जाता है। क्लियर हुआ ना। और वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ किया था। क्लियर हुआ हल्का से नहीं ये। और यहाँ पहले जो देवी देवता है उसको सलामी देने के लिए सबसे पहले जो शुरुआती में बंदूक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता था, बंदूक का। तभी वर्तमान में बंदूक तो बंद है जी अभी, समझ में आ गया, सलामी देने के लिए किया जाता है। तो अभी वर्तमान में यहाँ एक फल है मंदाकिनी करके फल होता है, कोई पुस्तक में और अलग अलग लिखाया रहता है ना, मंदाकिनी फल। इसको ना निशान लगाने के लिए तुबकी का प्रयोग किया जाता है। किसका, तुबकी का। ये तुबकी ये बांस का बना होता है। किसका, बांस की बनी तुबकी का प्रयोग किया। इसी को पूछा है ना एक सीएमओ में ना, किसका प्रयोग किया जाता है, तुबकी क्या होता है, बांस की बनी हुई तुबकी, जो मंदाकिनी फल को निशान लगाया जाता है। या लिख सकते हो, बस्तर में जो देवी देवता है उसको सलामी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तुबकी का प्रयोग किसमें होता है, गोचा पर्व में। किसमें होता है, क्लियर होगा, क्लियर होगा ना। और अंत में यहाँ लिखना, यहाँ अंत में गजा मूंग का प्रसाद दिया जाता है। किसका, गजा मूंग का प्रसाद वितरण किया जाता है। बस यही याद रखना, गजा मूंग का कौन सा प्रसाद वितरण किया जाता है, गजा मूंग का प्रसाद। अब उसके बाद मैं बोल देता हूँ पूरा पुरुषोत्तम देव के बारे में।
कुछ गुड़ चना वना होगा जिस मिला के किया होगा, वहाँ गजा मूंग कहा जाता है इसको। क्या बोले जी? ये तो 4 पहिए का फुल रथ है जी, वो बड़ा रथ कहा जाता है जी उसको जी, जो वो बस्तर दशहरा में चलता है वाला रथ। तो ये बस्तर दशहरा में ये गोचा पर्व में चल रहा है। ये गोचा पर्व समझ में आ गया नहीं? हम लोग इधर रजूतिया बोलते हैं, रथ दूतिया बोलते हैं किसी किसी जगह, वो है ये। अभी तो मनाया है कुछ दिन पहले। देखो मेंस में आएगा तो इसे कैसे आंसर थोड़ा चेंज करना रहता है। देखो मेंस हल्का देख लो यहीं मेंस है ना, अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर लिख सकते हो, पुरुषोत्तम देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब इसका महत्व पूछ देगा तो क्या करोगे इसका महत्व? पहला ऐतिहासिक महत्व, अब यहीं लिख देना, काकतीय वंश शासक पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ किया था। क्लियर हो हल्का से ना? देखो दूसरा भौगोलिक महत्व, क्लियर हो गया बस्तर के बारे में, ये पूरे बस्तर से पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में वर्णन किया जाता है। एक तीसरा दिखा सकते हो यहाँ आर्थिक महत्व, यहाँ जितने भी लांदा है या जो वहाँ का ताड़ी है, समझ में आ गया, ताड़ी जो भी पेय पदार्थ है, साथ में ये बांस के तुपकी का इसका बहुत ज़्यादा बिक्री होता है जी, तो आर्थिक महत्व भी है जनजाति लोगों के लिए। क्लियर हुआ ना? अंत पे यहाँ धार्मिक महत्व भी लिख सकते हैं इसको, धार्मिक महत्व, तो ये देवी देवता का जो पूजा होता है उसके बारे में बता सकते हो। इस प्रकार से मेंस में लिख सकते हैं अगर मेंस में लिखना चाहते हो तो। क्लियर हो हल्का से ना? इसी चीज़ पर पलटना रहता है जी यार, बाकी कुछ थोड़ी ना, अलग से आप कहाँ से लिखोगे। ये क्लियर हो हल्का, समझ में आ गया ना? इसी के बारे में यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो वहाँ भी लिख सकते हो ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक महत्व, आर्थिक महत्व, धार्मिक महत्व, और अन्य लिख सकते हो तो पर्यटन की दृष्टि से महत्व भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ ना? अब इस करियर में इसको उद्देश्य देखोगे तो उद्देश्य क्या था इसका, जो बस्तर की जो जनजाति है ना उनको आपस में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ में आ गया ना? कभी भी ऑप्शन पूछेगा तो वही लगाना सब में, बस्तर की जितनी भी जनजाति है उसको आपस में समन्वय करना, सहयोग करना, जोड़ना, और उसकी जो संस्कृति है उसको रक्षा करना, बस ये उद्देश्य था। क्लियर हुआ हल्का सा ये? अब आगे दलपत देव, अजमेर सिंह, ठीक है, दलपत देव के बारे में हल्का देख लो। दलपत देव क्लियर हुआ ना? या ये जो दलपत देव है, अब मेंस में या कुछ भी लिखना है तो आपको फैक्ट आपको तो फैक्ट याद करना है व्यापम में जी, क्या चीज़ है आपको फैक्ट मेंस में लिखना रहता था, एकदम पूरे डिटेल से बता सकते थे। इसमें तो फैक्ट जो पूछेगा उसी को देखना, ठीक ना? बस्तर में दलपत सागर झील है, कौन सा झील है ये? इसी को दलपत सागर झील भी बोलते हैं या दलपत सागर तालाब भी बोलते हैं। बहुत विशाल तालाब है जी, 3 किलोमीटर में फैला है रियल में। हम लोग पिछले बार गए थे ना तो इससे गए थे, बहुत ज़बरदस्त तालाब है। इसके बीच में एक बालाजी मंदिर है, कौन सा मंदिर है इसके बीच में? ठीक, हाँ बालाजी मंदिर है, जिसके आने जाने कोई रास्ता नहीं है जी बीच में, लेकिन मंदिर है बीच में, डोंगा के माध्यम से जाते हैं। और यही जब तालाब में जाओगे ना, यही तालाब में तो एक सामने में आमचो बस्तर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ आमचो बस्तर यही लिखा है, जैसे जाओगे ना दिखता है आमचो बस्तर, यही लिखा है इसमें। ये गोड़ी भाषा में है, आमचो ये हल्वी भाषा लिख सकते हो, जो भी हो। आमचो बस्तर मतलब इसका मतलब होता है हमारा बस्तर। तो ये दलपत देव के बारे में यही लिखना है हल्का से। देखो यहाँ इस समय हल्का से देखो, ये दिख रहा है सन दिख रहा है, कितना था उसके बाद? 1774 तक है ना। तो इस समय हम लोग रतनपुर में क्या पढ़ते हैं? रतनपुर में मराठा शासन पढ़ते हैं इसी समय। अभी आप लोग मराठा शासन पढ़े नहीं हैं, रतनपुर में मराठा शासन पढ़ते हैं, इसी समय पढ़ते हैं हम लोग रतनपुर में मराठा शासन। तो इसमें बिंबाजी भोसले थे, कौन थे? हाँ बिंबाजी
भोसले थे, इसी समय थे जी बिम्बा जी भोसले, रतनपुर क्षेत्र में। क्लियर हुआ ना। तो ये वहाँ कौन थे? दलपत देव जी थे। कौन थे वहाँ? क्लियर हुआ, दलपत देव। और इसका जब पुत्र आएंगे इसके नीचे तो दरिया देव और अजमेर सिंह, इसी के 2 पुत्र थे। हाँ, है ना, उसके इसके जस्ट नीचे दिया गया है दलपत देव, अजमेर सिंह और दरिया देव। इसका अजमेर सिंह, दलपत अजमेर सिंह और दरिया देव, इसके जस्ट 2 पुत्र थे। तो उधर रतनपुर में कौन थे? मराठा शासक बिम्बा जी भोसले। रतनपुर जी में मराठा शासक थे। ठीक, वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये पूरा क्या था? ये पूरा घना जंगल था। क्या था यहाँ? पूरा घना जंगल था, बहुत ज़्यादा घना जंगल था। यहाँ आधा आम आदमी का प्रवेश भी सामान्यतः निषेध थे या प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। उस समय ये लोग इस कारण जीत पाते थे लोग, जैसे मराठा में आप पढ़ोगे तो ये लोग गोरिल्ला युद्ध अपनाते। कौन सा युद्ध? गोरिल्ला युद्ध होता है छुप छुप कर, छापा मार युद्ध बोलते हैं, छुप छुप कर युद्ध करना। आज भी वहाँ भी जाओगे तो समझ नहीं पाओगे बस्तर के कहाँ हैं, क्या है, कैसे है। लेकिन वहाँ का जो स्थानीय लोग ये सब पूरा समझते थे जी। इसी कारण तो अन्य लोग जो आक्रमण करते थे नहीं जीत पाते थे, गोरिल्ला युद्ध के कारण। क्लियर हुआ ना। तो उस समय जो दलपत देव, उस समय जो रतनपुर के मराठा या बोल सकते हो नागपुर के मराठा, तो एक सेनापति थे नीलू पंत। कौन था एक? क्लियर हुआ ना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको बता रहा हूँ ना। नीलू पंत ने यहाँ आक्रमण किया था दलपत देव सिंह से। क्लियर हल्का से ना। किसने आक्रमण किया था? दलपत देव से आक्रमण किया था। तो इसके प्रभाव से उन्होंने दलपत देव ने अपने क्या राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे? जगदलपुर स्थापित कर लिए थे। बस यही कनेक्ट है। अपने राजधानी कहाँ, कोई पुस्तक में और अन्य दिया रहता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसे कुछ नहीं दिया है जी। बस इन्हीं ने स्थापित किया है हिंदी ग्रंथ। बाकी आप जो पुस्तक पढ़ रहे उसमें तो कई प्रकार की राजधानी दे दिया है, ये राजधानी है, वो राजधानी है। मेंस में लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव में जो है वो है, आंसर रहता है। मेंस में आप 5 राजधानी और बना सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप नहीं बना सकते। जो है वो है, डायरेक्ट वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। तो इन्हें जो दलपत देव है, दलपत देव पे कौन आक्रमण किया था? क्लियर हुआ ना। और जो आक्रमण किया था ना, तो इसका जो आक्रमण क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? इसका आक्रमण असफल हो गए थे। और अपने राजधानी को परिवर्तित कर कहाँ चल गए थे? इसका राजधानी जगदलपुर कर लिया था। बस यही बस याद रखना, ठीक। फिर यहाँ से एक और कनेक्ट देखो, उसके बाद दूसरा, इसको मेन से पूछा है एक बार। फिर जब ये तो हार तो गया, असफल हो गया, तब मराठा ने नया चाल चला। मराठा ने फिर चाल चला कि बस्तर क्षेत्र में नमक और गुड़ का, जान लिया, नमक गुड़ का व्यापार प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? हाँ, उसको मेन से पूछा है जी, इस कारण बता रहा हूँ। यहाँ लिखना है फिर नमक और गुड़ का व्यापार प्रारंभ किया था। क्लियर हो? हल्का से लिख लोगे यहाँ, नमक गुड़ का व्यापार प्रारंभ किया था। कारण ये है कि उस क्षेत्र के गुप्तचर के रूप में ये लोग कार्य करते थे। मुख्यतः नमक गुड़ के जो व्यापारी होते थे ना, मुख्यतः मराठा ही होते थे, या गुप्तचर के रूप में उस क्षेत्र की जगह जगह के बारे में जानना, चप्पे चप्पे के बारे में जानना। और उस समय नमक और गुड़ ये एक प्रकार का जो वस्तु विनिमय वाला बाजार था। समझ में आ गया ना। मतलब उधर से सामान देना और नमक और गुड़ लेना, ऐसे इस प्रकार से था। क्लियर हुआ हल्का से ना? क्लियर हुआ ना। अब देखो मैं बोल रहा हूँ पूरा दलपत देव के बारे में। इसके शासन को याद मत करना, क्योंकि पुस्तक में अलग अलग दिया है, हर पुस्तक में। याद करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है। बस्तर में दलपत सागर झील बनवाया है, कई बार पूछा है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा झील या सबसे बड़ा सागर किसे बोलते हैं? दलपत सागर। जब भी बस्तर जाएंगे ना, तो दंतेश्वर जो मंदिर है जहाँ पे बस्तर दशहरा लगता है, बस उसके एकदम किनारे में है, थोड़ा दूर जाएंगे तो लिखा है दलपत सागर झील जाने का रास्ता। क्लियर हुआ ना। फिर वहाँ लिखना है, वहाँ वही उसी में नहीं लिखोगे, जरूर नहीं है, बस ये बस याद रखना। उसके अंदर बालाजी मंदिर है, आमचो बस्तर उसी में जो लिखा हुआ है सामने में। यहाँ लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं जी, आमचो बस्तर के लिए। रियल फोटो, गार्डन टाइप है, बहुत बड़ा पार्क टाइप है सामने, हल्बी भाषा में है जी। हाँ, ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद देखो, ये नीलू पंत उसी समय आक्रमण किया था और राजधानी क्या कर देते? फिर राजधानी ने परिवर्तित कर दिया था। नीलू पंत का आक्रमण असफल हो गया था। फिर उसके बाद मराठों ने नमक और गुड़ का व्यापार प्रारंभ किया था। क्लियर हुआ ना। ताकि उस क्षेत्र को चप्पे चप्पे को जान सके, मतलब गुप्तचर के रूप में कार्य कर सके। बस क्लियर हुआ ना। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, नीलू पंत ने या जो दलपत देव पर आक्रमण किसने किया था? इसी को पूछा जाता है जी। नीलू पंत ने जो आक्रमण किया था, तो उस समय शासक कौन थे? बस इसे घुमा के पूछते हैं। अब इसको तो आप ऐसे बता दोगे दलपत सागर झील क्या है ये। क्लियर होगा ना, समझ में आ गया ना।
अब आ गए अजमेर सिंह। कौन सा आ गए? बताया ना, दलपत देव का 2 जन पुत्र था, एक क्या था, अब एक क्या था, तो ये उसका बड़ा भाई था और ये कौन था उसका, बस इसी दोनों के बीच में था, लड़ाई चालू हुआ। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह, इसी कारण बोला था। हल्का हल्का इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जनजाति विद्रोह को पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ ना हल्का से? इसी का इधर को मैं आपको नाम याद नहीं कराया, क्योंकि ऐसे तो नाम ऐसे याद हो जाएगा, इधर का क्रम से आप आराम से क्रम को बना सकते हो, लेकिन वो वाला क्रम को नाम जो बताया था ना, अन्नम हमीर भैरव पुरुषोत्तम, उसको क्रम पे याद रख लेना जी इसको। क्लियर हुआ ना? अब अजमेर सिंह देखो, इसको बस्तर क्षेत्र में जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। ये क्लियर होगा ना? एसटी लिख दिया मतलब जनजाति, समझ में आ गया ना? जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। फिर इन्होंने जब इसका शासनकाल, तो इसको शासनकाल को याद रख लेना जी, IMP है इसको, 1774 से 1700 है। हाँ तो हल्बा विद्रोह, इसी कारण पूछ रहे हैं, इसको शासनकाल को याद रख लेना जी, 1774 से 1777 तक। इन्होंने अपने इसको फिर से इसका युद्ध हुआ, किससे युद्ध हुआ, ये दोनों भाई के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। समझ में आ गया ना ये? क्लियर? क्यों? उत्तराधिकार, शासन के लिए या उत्तराधिकार जो भी कह सकते हो, उत्तराधिकार के लिए दोनों के लिए क्या हुआ, युद्ध हुआ। समझ में? इसका पहले जब युद्ध हुआ वो सबसे पहले कहाँ थे, डोंगर क्षेत्र से। कहाँ से हुआ? डोंगर क्षेत्र। इसको याद रखना, इसी को पूछा है एक बार जी, कहाँ से युद्ध प्रारंभ होता है, डोंगर क्षेत्र से। ठीक, वो डोंगर क्षेत्र के जमींदार रूप में थे, वहीं था डोंगर के क्षेत्र। फिर वो दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इधर है दरिया देव। पहले जो युद्ध हुआ तो इसका हार हुआ। पहले युद्ध में क्या हुआ इसका, है ना, जब 2 बार युद्ध हुआ है ना, पहले एक प्रथम युद्ध, फिर होता है द्रुत युद्ध। सर वो राजकीय गीत में जिसे डोंगरी पहाड़ बोलते हैं, किसमें? राजकीय गीत में, हाँ, पर पैरी के धार वाले में। हाँ, तो डोंगरी पहाड़ ऐसे लिखाया रहता है, तो कहाँ है वो चीज़? नहीं, ये डोंगर नहीं है जी। डोंगरी जैसे ना हम लोग अभी मेंस में इसी क्वेश्चन को पूछा था, देखो मैं भी समझ नहीं आया, मैं गलत करके आ गया था। मेंस में भी आया था, जो पहाड़ होते हैं क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ होते हैं ना। समझ में आ गया ना? राजकीय गीत याद रहता है मेंस में ना, मतलब तात्कालिक तो लिख दे रहता है, इसको याद नहीं, अभी पूछे तो बता देता हूँ। पहाड़ बोलते हैं ना, इसको छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोलते हैं, इसको इसी को बोलते हैं जी, डोंगरी बोलते हैं। हाँ, इसको छत्तीसगढ़ी में डोंगरी बोलते हैं। अभी मेंस में आया तो मेरे को समझ नहीं आया पहाड़ को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, मैं भी नहीं लिख पाया, छोड़ दिया था इसको। उसमें स्टेटमेंट दिखाया था, तो फिर डोंगरी पहाड़, फिर मैं क्या बताएगा, तो समझ ही नहीं आया मेरे को। हाँ, मैं पहाड़ की जगह पहाड़ लिख दिया था, पहाड़ गलत, क्योंकि मेरे से किनारे की जगह पहाड़ करके दिया था, तो गलत है। डोंगरी बोलते हैं जी छत्तीसगढ़ी में उसको। पहाड़ को ही डोंगरी? हाँ, पहाड़ को छत्तीसगढ़ में डोंगरी बोलते हैं। पेपर में मेंस में कुछ है, वो तो पूरा अंधेला दिखता है जी, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो याद है उसको लिखो, उसे टाइप रहता है। मेंस में ऑब्जेक्टिव रहता है तो सीधा टिक लगा देते, डोंगरी तो बोलते हैं इसे करके छत्तीसगढ़ी में। मतलब ऑब्जेक्टिव आता है ये क्वेश्चन, पहाड़ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आता तो सीधा डोंगरी टिक लग जाता है डायरेक्ट। और मीन्स में वो तो समझ नहीं आता, याद लिखो ऐसा रहता है, कुछ नहीं रहता उसमें, पूरा खाली स्थान रहता है, लिखना है मतलब लिखना रहता है। यही आया था मीन्स में। आया क्लियर ना? तो जो पहला युद्ध हुआ था ना, तो दरिया देव का क्या हुआ था, हार ही हुआ था। समझ में आ गया ना? लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद, दूसरा युद्ध हुआ था, तब इन्होंने एक षड्यंत्र नीति चालू किया था। इन्हें किसने, दरिया देव ने। कौन सी नीति चालू किया था? हाँ, इसी के क्वेश्चन को पूछा जाता है जी। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया है ना? चलो अब आगे देखो दरिया देव के बारे में हल्का से। इसी के शासन में या उसके शासन में क्वेश्चन पूछेगा, देखो हल्बा विद्रोह, हल्बा विद्रोह, हल्बा विद्रोह के समय शासक कौन थे? ऑप्शन में दरिया देव, अजमेर सिंह रहे, तो अजमेर सिंह टिक लेना ना, दरिया देव मत लगाना ना। क्लियर हुआ ना? अजमेर सिंह को लिया है ऑप्शन में, लेकिन रियल में लेना था तो इसको ले लेना था लेने के लिए, लेकिन 2 बार युद्ध हुआ, इसी कारण लिया है अजमेर सिंह को। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोह कहते हैं, छत्तीसगढ़ का
प्रथम जनजाति विद्रोह बोलते हैं। इसको तो अजमेर सिंह के शासन तक नहीं पढ़ना था शायद। हाँ तो अजमेर सिंह लिख लो ना जी, उसमें क्या है, उसे लिख सकते हो, वरना यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा कि नहीं पढ़ाया था, उसने लिखवाया था, उसमें लिखना है तो लिख लो। बशर्ते पूछेगा कभी भी हलवा विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ में जनजाति शासक कौन थे, तो अजमेर सिंह को टिक लगाना है ना। और इसी के जो विद्रोह हुआ था 1774 में, लगभग 4 साल तक शासन चला था ना, 4 साल तक शासन चला था, 4 साल तक इन लोगों का युद्ध भी हुआ है। ये क्लियर हुआ? हल्का से कनेक्ट करूँ, हलवा विद्रोह पूरा हो गया ना? ये ले पीछे लिख लो पहले। फिर उसके बाद मैं पूरा टेबल बना के एक युद्ध को पूरा बता दूंगा, जितने विद्रोह को, उसको टेबल बना के एकदम शॉर्टकट याद रख लेना, या पुस्तक भी दिया होगा टेबल के रूप में, उसको भी पढ़ सकते हो तुम। हो गया ना? देखो पहले हलवा विद्रोह क्लियर हुआ ना। पहला कारण क्या है? उत्तराधिकारी कारण लिखूं पूरा? उत्तराधिकार या इसी को बोलते हैं शासन या गद्दी प्राप्ति होती, जो भी लिख सकते हो। शासन कब से कब तक? सन लिखने आप लिखना 1774 से 1777 तक। जब ये जो हलवा विद्रोह हुआ था ना, तो हलवा विद्रोह जितने भी जनजाति है उधर का, वो सब अजमेर सिंह के पक्ष में थे। क्लियर हुआ ना? लेकिन अब इसको अपने गद्दी चाहिए जी, इसको दरियादेव को, है ना, छोटा भाई है उसका। तो इन्होंने अपना षड्यंत्र नीति करके उन्होंने, एक है मराठा से, किससे याद हो ना, किससे हुआ है? फिर एक है जयपुर के शासक, कहाँ का? क्लियर हो? जयपुर के शासक। और किससे? मराठा से। अब एक है अंग्रेजों से, किससे? अंग्रेज से। ये तीनों के सेना का उन्होंने सहयोग लिया था। किससे इससे सहयोग लिया था? क्लियर हुआ ना? जयपुर के सेना, जयपुर का, अंग्रेज और मराठा से। क्लियर हुआ हल्का से? जब ये तीनों का सेना का जब मदद लिया, उसके बाद अजमेर सिंह, किसको? अजमेर सिंह और जितनी भी उस क्षेत्र की जो जनजाति है, मुख्यतः हलवा जनजाति। कौन सा जनजाति? इसी कारण तो हलवा विद्रोह कहा गया है जी, मुख्यतः हलवा जनजाति थे उसमें शामिल ना। इन लोगों के चुन चुन कर पूरा मारे थे जी, काट डाले थे इन लोगों को। अंग्रेज की सेना दिख रहे हैं ना पूरा। केवल एक हलवा, कौन हलवा? मात्र एक हलवा ने अपना जान बचाकर भागे थे, ऐसे करके किताब में लिखा, हिंदी ग्रंथ अकादमी भी दिया ऐसे टाइप का। केवल एक हलवा ने जान बचाकर भागे थे, बाकी कोई नहीं बाँचा था, ऐसे लिखा है भाई। लिखने के लिए सही है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। क्लियर हुआ हल्का से ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था ये युद्ध बहुत ज़्यादा था जी। हाँ, भीषण था एकदम। क्लियर हुआ हल्का से नहीं? ये समझ में आ गया? फिर इन्होंने अब भाई ये जरूर कुछ संधि हुआ होगा, भाई जरूर कुछ संधि हुआ होगा, संधि के कारण ही इन्होंने सहयोग देगा, ऐसे थोड़ी सहयोग देगा जी, नहीं देगा सहयोग ना। तो बस्तर के एक क्षेत्र है, उसको नाम बोलते हैं कोटपाड़। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख समझ, क्या लिखते हैं इसको? कोटपाड़। इसी को बोलते हैं कोटपाड़ की संधि। क्या बोलते हैं इसी को? हल्का से क्लियर हुआ? समझ में ना आया ना हल्का से? इसको मेन से पूछा जाता है, इस कारण मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोग। कोटपाड़ की संधि यहाँ तक लिख लिया, पहले लिख लो, फिर यहाँ से मैं कनेक्ट करवाऊँगा। और यहाँ हल्का हल्का ऐसे एक एक लाइन को छोड़ देना, ऐसे एक एक लाइन में हल्का हल्का लिखना है, बोलूँगा उसी बस को लिखना है ना। लिख लिया है क्या? बताऊँ आगे? यहाँ एक एक लाइन को, ये है ना, ये लाइन को छोड़ देना, यहाँ बस हल्का हल्का लिखना है ना, ज़्यादा नहीं ना। चल यहीं लिख लो, यहाँ 59,000 टकोली मिला था, ऐसे करके हल्का से लिख लो, बाकी कुछ नहीं। ये कोटपाड़ क्षेत्र मिला था इसको, कोटपाड़ क्षेत्र इन्हीं को प्राप्त हुआ था। और अंग्रेज ने क्या किया था, इसका क्षेत्र में हल्का से आगे क्षेत्र
अधिपत्य हो गया था, बस और कुछ नहीं है। देख हल्का तो बोल रहा हूँ ना, हाँ बता रहा हूँ। ये मराठा दिख रहा है ना, 59,000 टकोली बस लिख लो, बाकी नीचे मैं डील कर रहा हूँ उसको, क्लियर होगा ना। फिर जयपुर कोटपाट क्षेत्र मिला था, ये कोटपाट संधि के तहत उसी क्षेत्र में नाम कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। अब अंग्रेज है उसको ना उस क्षेत्र में अधिपत्य मतलब वहाँ सैनिक स्थापित कर दिया था। हाँ ये संधि है ना जी, संधि हुआ था इन लोगों के बीच, ऐसे संधि लिख लो यहाँ, ऐसे संधि या इसी को बोल सकते हो समझौता लिख सकते हो, जो भी हो। फिर इधर नीचे कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तब समझ में आएगा, नहीं तो अभी तो ऊपर समझ में नहीं आ रहा क्या है ऐसे बोलोगे। फिर उसके पूरा जनजाति को विद्रोह को एक टेबल में बना के आपको बता देता हूँ, ये है सीधा आंसर, उसी चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। इस कारण बता रहा हूँ कोटपाट संधि, क्योंकि पेपर में समझ नहीं आएगा, वहाँ एकदम शॉर्टकट रहेगा तो समझ में आ जाना। हलवा विद्रोह का कारण ही कोटपाट संधि है, ऐसे टाइप का। आजकल के क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है यार अंदर से। हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना, बताया करण जी हो गया बोल करके। अब देखो कोटपाट संधि, यहाँ देखो कोटपाट की संधि, क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग, कोटपाट की संधि। बस्तर के एक क्षेत्र है ना, हल्का सा उड़ीसा तरफ जाते हैं, उसी को बोलते हैं कोटपाट क्षेत्र। तो ये कोटपाट की जब संधि हुई थी, सबसे पहले इसको सन को पूछा जाता है, तो लिखना 6 अप्रैल, क्या लिखेंगे, इसको डेट को याद रखना चाहिए, डेट टाइम पे है 6 अप्रैल 1778। इसको हल्का सा क्रम को याद रख लेना, डेट को एक बार पूछा है ना कब हुआ था, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में स्पष्ट रूप से लिखा है, इस कारण इसको पूछ देता है डेट को। 6 अप्रैल 1778 याद हुआ ना, डेट को याद करना है इसको ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो जब कोटपाट के संधि इस कारण हुआ था कि जब युद्ध में शामिल होने है ना, युद्ध में सहयोग देने के लिए, तो ऐसे फ्री में थोड़ी सहयोग देगा जी उसको, युद्ध में फ्री में सहयोग इसका उद्देश्य ही नहीं था। जो कोटपाट क्षेत्र है वो जयपुर के शासक को मिला, किसको मिला, जयपुर के शासक। क्लियर हुआ, हल्का से क्लियर हुआ ना, हाँ बस्तर नहीं, जय कोटपाट क्षेत्र, इसी का वहाँ लिखा था, जयपुर के शासक को मिला था कोटपाट क्षेत्र। और यहाँ 59,000 टकोली, कितना टकोली, 59,000 टकोली ये मराठा को मिल गया। टकोली क्या होता है, तो एक प्रकार का राजस्व कर होता है ना, कर है एक समझना। तो 59,000 टकोली किसको मिल गया, मराठा को मिल गया। और जो अंग्रेज है क्या किया अंग्रेज ने, वहाँ अपने सेना को स्थापित कर दिया, समझ में आ गया हल्का से ना, सेना स्थापित कर दिया, मतलब उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना उसका उद्देश्य था। इसी का वहाँ हल्का शॉर्टकट लिखवाया था, लिख लो ऐसे बोल करके, ये क्लियर होगा ना। यही है कोटपाट की संधि। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में बस्तर मराठा के अधीन हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ गया ना। तो दरियादेव, क्या ऑप्शन लगाएंगे उसमें, हाँ उसमें अजमेर सिंह मत लगा देना, उसमें दरियादेव लगाना, ठीक। हलवा विद्रोह में क्योंकि अजमेर सिंह की मौत हो गई थी इसको। ये क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना पूरा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके ऑब्जेक्टिव लगाना ना, देखना है उसके बाद। अभी ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे उसके बाद, अगर बना लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगी इसके साथ ही। अब आ गए महिपाल देव, क्या आ गए, दिखा कौन है ये शासक, देखो सन उसका देखो 1800 से 1800 दिख रहा है ना, दिख रहा है ये ना। छत्तीसगढ़ में इस समय हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे सूबेदार पढ़ते हैं सूबेदार, सतीन सूबेदार पढ़ते हैं ना हम लोग, वहाँ से पूरा कनेक्ट हो रहा है देखना। और क्या पढ़ते हैं हम इसी बीच में हम लोग, ब्रिटिश अधीन मराठा शासक, ये भी ब्रिटिश अधीन, ये भी पढ़ते हैं, ब्रिटिश अधीन मराठा शासक, ब्रिटिश जो नियंत्रण में थे उसी समय जैसे सुप्रिटेंडेंट लोग आए, समझ में आएगा हल्का सा ना, कैप्टन एगन्यू लोग जो आए, एडमंड एगन्यू, हंटर सैंडिस, विल्किंसन क्राफर्ड, जो पढ़ेंगे इसके बाद ना, इसी समय तो पढ़ते हैं जी, हल्का से आया समझ में ना। जब इधर से पढ़ेंगे मराठा ना तो ये कनेक्ट हो जाएगा चारों तरफ से, क्लियर हो हल्का सा ना। तो जो महिपाल देव दिख रही है, महिपाल देव, इसी के शासनकाल में एक और विद्रोह होता है, क्लियर हुआ ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परलकोट विद्रोह।
याद कैसे रहोगे? कभी कंफ्यूज मत होना। इसको देखो, पाल दिख रहे थे, पाल और परल करके याद रख लेना ऐसे करके। कंफ्यूज मत होना पेपर हाल में। क्या याद करेंगे उसको? पाल परल। याद हुआ ना? प से प दिखना चाहिए दोनों, पाल परल ऐसे करके, क्योंकि एक दो जिन और शासक रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे जी आप पेपर मिस करना बता रहा हूँ। कनेक्ट कर लेना, पार परल। याद हो जाएगा ना? क्लियर हो गया? याद हो जाएगा कि नहीं होगा? देखो ये परल कोट जब विद्रोह हुआ ना, तो इसका जो लगभग 1825 में, कब हुआ दिखा? इस समय ब्रिटिश अधीक्षक थे एडमंड एगन्यू। कौन था उसमें? एगन्यू थे। जब क्लियर हो ना, 1818 से लगभग 1825 या 28 तक जो भी हो, एगन्यू का शासनकाल दिखाई देता इधर है ना? तो वहाँ से कनेक्ट होगा। देखना, एगन्यू जब इस समय शासनकाल थे ना, तो उस समय कौन थे यहाँ देखो? महिपाल देव। हल्का से क्लियर हो ना? तो जब ना अभी कोट पार का जो संधि था, कोट पार का जो संधि था ना, उस पर इन्होंने फिर एक बार असहमति जताए थे। कौन? महिपाल देव। समझ में आ गया ना? तो उन्होंने एगन्यू से मिलने के लिए उसे पत्र भेजा था। किसको? एगन्यू से। क्लियर हुआ ना? इधर तो सुप्रिटेंडेंट थे। तो उन्होंने जो धमतरी का जो आसपास एक क्षेत्र है, सिहावा क्षेत्र, कहाँ थे? जो सिहावा क्षेत्र है, इसको याद रखना ना, कहाँ मुलाकात हुआ ऐसे, क्योंकि सिहावा क्षेत्र के आसपास एगन्यू और महिपाल देव का मुलाकात हुआ था। क्लियर? याद हुआ हल्का से ना? तो इस समय ना इसको एगन्यू को इन्होंने क्या दिया था? हाथी दिया था, हाथी पुरस्कार में, और धन दौलत जो भी है सब चीज़ दिया था कि आप कोट पार की जो संधि हुआ है उसको समाप्त कर दो, ऐसे बोल करके। क्लियर हुआ ना? तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अभी जो है तो उसको चलने दो, बाद में फिर देखेंगे। बस बाकी ऐसे कुछ, इतने बस याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, महिपाल देव ने एगन्यू से कहाँ मुलाकात किया था? बस इसी को पूछा है एक बार। सिहावा क्षेत्र में हुआ था। किस कारण हुआ था मुलाकात? कोट पार संबंधित चर्चा करने के लिए। क्लियर हुआ हल्का से ना? कोई अन्य पुस्तक में, हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिया है इसको बढ़िया से। इसको रामकुमार बिहार, डॉक्टर रामकुमार बिहार का पुस्तक पढ़ोगे ना, तो इस चीज़ को दिया है इसके बारे में। और जब यहाँ एक युद्ध हुआ था, क्या युद्ध हुआ था? परलकोट का विद्रोह। अब देखो परलकोट का विद्रोह हल्का से यहाँ देख लो। परलकोट का विद्रोह, क्लियर हुए? सबसे पहले शासक कौन थे? महिपाल देव। क्लियर होगा ना? नेता कौन थे? गेंद सिंह। इसका पदवी था भूमिया का ना, भूमिया। इसको एक बार पूछा है जी, क्यों पूछा है? कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसे लिख के दे दिया है भूमिया पे, तभी पूछा है इसको पदवी को। क्लियर हुआ ना? प्रतीक चिन्ह, धावड़ा वृक्ष की टहनी। ऑब्जेक्टिव में इसी बस को लगा सकते हो जी, और मेंस में आकर 10 लिख सकते हो। धावड़ा वृक्ष की टहनी, ढेला, पथरा, धनुष, तीर, सब लिख लो मेंस में, कुछ भी नहीं बाँचेगा। मतलब इसका मतलब है लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, ऐसे उद्देश्य था इसका। फिर जब एगन्यू थे ना, वो चांदा का एक एसपी था, पुलिस सुपरिटेंडेंट, उसको नियुक्त किया था। क्या नाम था उसका? पेबे। क्या नाम था उसका? पेबे, या कोई जगह पैबे, अलग अलग लिखा रहता है जी, पैबे। यही दमन करता है, समझ सकते हो ना? उसको जब नियुक्त किया था ना, तो जो गेंद सिंह को, किसको? गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को उसके घर के सामने में उसको ना फांसी लगा दिया था। क्लियर हुआ ना? इसी डेट को पूछा जाता है। इसको विशेष रूप से याद रखना डेट को ना। इसको कब है डेट? 20 जनवरी 1825। याद रहेगा ना? ये याद रहेगा ना? ये डेट विशेष रूप से याद रखना है इसको। हाँ, अंग्रेज अधिकारी पेबे, वही मतलब वही नियंत्रण किया था, वही दमन करता है, ऐसे लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। याद हुआ पूरा? याद हो गया ना?
इसी को एक बार बताऊँ, परलकोट विद्रोह समझ नहीं आएगा 2 बार 3 बार कितने बार पूछ सकते हो जी, है ना। यदि कहोगे तो पुस्तक से प्रिंट करके तो उसी के लाइन खींच कर भी बता सकता हूँ, ऐसे बात नहीं है। यदि मेरे को याद है तो मुझे आवश्यकता नहीं रहता है सब चीज़ का। क्लियर हो ना, याद हो जाएगा, मैं याद करा रहा हूँ, टेंशन फ्री रहो। क्या कौन सा विद्रोह पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लियर हुआ ना। ये शासक कौन थे, शासक पूछेगा तो ठीक। नेता कौन थे? उसका पदवी क्या था? ठीक। इसका प्रतीक क्या था? इसी को बस याद रखना ऑब्जेक्टिव में ना, मेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव। धावड़ा वृक्ष की टहनी, क्लियर हुआ ना। ये जब वह उसको दमन करने के लिए जो एक अन्यों ने चांदा क्षेत्र है उस समय ना, मराठा, जैसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र थे ना, वैसे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र था, वहाँ चांदा क्षेत्र था, उसका नाम था चांदा क्षेत्र। वहाँ का एसपी कह सकते हो या सुपरिटेंडेंट बोल सकते हो, किसी भी हो ना, पुलिस अधिकारी ऐसे बोल सकते हो। कैप्टन पेबे, क्या नाम था उसका पूरा नाम? कैप्टन पेबो को नियुक्त किया था कि आप इसको दमन करिए। तो उन्होंने लगभग 20,000 सैनिकों के लेकर आए थे और इसको दमन किया था। और इसका जो नेतृत्व करने वाला कौन था? नेतृत्व करने वाला गेंद सिंह। उसको क्या कर दिया था इसको? इसी को बोलता है बस्तर क्षेत्र का प्रथम शहीद। बस यही बोला जाता है, बस्तर क्षेत्र का प्रथम शहीद कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ हल्का से ना? याद हुआ पूरा ना? ठीक लग जाएगा अपना बस। अब आ गए हम भोपाल। कौन सा शासन देखो? लिख लो आप लोग। इसको याद करना जी, याद हो जाएगा, टेंशन फ्री हो। मैं टेबल के फॉर्म में, आप पुस्तक जब पढ़ोगे टेबल के फॉर्म में दिया है। ये क्लियर हो? कौन हो उसके बाद शासक? भोपाल जी। पहले शासक का नाम अब क्रम से याद रखना आप लोग ना, ये वाला ना, अब इधर तो कनेक्ट कर लोगे ना। पहले अजमेर सिंह, फिर दरिया देव, फिर महिपाल देव, फिर भोपाल देव, फिर भैरम देव ना। ये भैरम है, वो भैरव है ना, हल्का सा कनेक्ट है अंतर। अब कौन सा? ये भोपाल देव। कौन है ये? इसके शासन काल में 2 विद्रोह हुआ था। कितना विद्रोह हुआ था? सबसे पहले क्या था? तारापुर का विद्रोह। उसके बाद क्या है? मेरिया विद्रोह। क्लियर हो हल्का सा ना? दोनों देखना हल्का से। पहला तारापुर क्षेत्र में हुआ था, इसी कारण बोलते हैं इसको तारापुर विद्रोह। इसके 1842 से 1800 कब तक चला? ये 54 तक चला, ठीक है। ये 1842 से 1863 तक चला। अब व्यापम एक बार लिया है जी, इस क्रम से बाद में हुआ है, इस कारण इसको ऐसे ले लिया है, उसको पहले ले लिया, लेकिन पहले पुस्तक में जस्ट उल्टा लिखा रहता था, है ना। अब ले लिया है तो कैसे करोगे? ले लिया तो आप लोग भी ऐसे याद रखो। नहीं तो पहले मेरिया को पहले पढ़ा जाता था, तारापुर पीछे पढ़ा जाता था। अब तारापुर पढ़े जा रहा है, मेरिया पीछे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इसका ये पहले विद्रोह खत्म हो गया था इसका। अब इसको नाम बस को याद रखना, बाकी कुछ नहीं लगेगा, ठीक। तारापुर विद्रोह, पहले तारापुर विद्रोह, कारण इसका इस समय कारण क्या था इसका? हाँ, कर में वृद्धि कर देना। जितनी भी जैसे अब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे ना, जब भी आप जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे मेंस में आता है ना, मेंस में जैसे आता है जनजातीय आंदोलन का कारण, समझ में आ गया ना। तो यही तो सब चीज़ है जी, कर में वृद्धि करना, दूसरा उसके संस्कृति से हस्तक्षेप करना, ये धर्मांतरण करना, उसका जो भूमि संबंधी जो नया नियम, विक्रय नियम लागू कर देना, जो वन नीति लागू कर देना, जितने भी, और क्या है उसका 1-2 ठे और लिख सकते हो अपने अपने सब, जितने भी लिख सकते हो आप लोग। ये सब कारण था जी, एक कारण नहीं था। पुस्तक में एक ठे दिया, ठीक है, कर में वृद्धि करना, अब ऑप्शन उसी के लिया जाता है। ये सब कारण है पूरा। अब उसका उस समय तत्कालिक समय में क्या कर दिया था? कर में वृद्धि कर दिया था, बस यही कारण है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर हुआ ना? उस समय नेता कौन था इसका? नेता दलगंजन सिंह। फिर इसके जो दमन करता है या जो नियुक्त किया था, विलियम करके थे, कौन थे? हाँ, इसी को नियुक्त किया था जी, और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद ये इसके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम एक सफल विद्रोह है, कौन सा विद्रोह है ये? प्रथम सफल विद्रोह है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम जनजाति सफल विद्रोह है, जो बढ़ा हुआ कर को ना फिर घटा दिया था, बस इसी का ये सफल विद्रोह है। क्लियर हुआ हल्का से ना? अब यहाँ कारण था
यहाँ लिख सकते हो वन में वृद्धि करना, उसको बेगारी प्रथा कराना, बेगारी प्रथा, बाहरियों का हस्तक्षेप करना, और यहाँ बहुत सारे लिखते हैं वनों की कटाई करना, जैसे अभी वनों का कटाई चल रहा है ना, उसी टाइप के वनों का कटाई करना, ये सब चीज़ में बहुत सारा कारण है। मेंस में आएगा तो पूरा कारण को दर्शा के लिख सकते हो। मेंस अलग फॉर्मेट रहता है और प्री अलग फॉर्मेट रहता है। और 10 ठीक कारण लिख सकते हो जी, एक ही कारण थोड़ी है, कई ठीक कारण होता है। राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करना, उस समय जो जमींदार थे उनका दमनकारी नीति, ऑटोक्रेसी नीति चालू करना, उनको जो भी उनका शराब निर्माण था उसको में प्रतिबंध लगाना, उनकी जो संस्कृति से हस्तक्षेप करना, 50 टी कारण लिख सकते हो मेंस में आप। ये क्लियर होगा हल्का से? पूरा क्लियर होगा ना? चलो एक बार और देखता हूँ। भोपाल देव शासनकाल, सबसे पहले तारापुर विद्रोह, कौन सा विद्रोह हुआ? 1842 से 1800। कारण क्या था? नेता कौन थे? दमनकर्ता कौन थे? मेजर विलियम करके है, समझ में आ गया ना? और उसके बाद आ गया मेरिया विद्रोह। क्लियर हुआ मेरिया विद्रोह? जो मेरिया विद्रोह है वो प्रथम सफल विद्रोह लिख लिया ना उसमें ना, तारापुर में। हाँ, अब आगे मेरिया विद्रोह। शासक के बारे में पढ़ ले, कौन है शासक इस समय? भूपाल देव। नेता कौन थे? हिडमा माझी। नेता कौन थे उस समय? हिडमा माझी। कारण क्या था? हाँ, नर बलि प्रथा, या इसी को बोलते हैं संस्कृति में हस्तक्षेप। ये नर बलि प्रथा समाप्त करने के लिए, नर बलि प्रथा प्रारंभ करने के लिए, किस कारण है? प्रारंभ करने के लिए मतलब, हाँ, पहले नर बलि प्रथा जो चलते थे ना उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिए थे जी। तो इन्होंने कहना है कि हमारी प्रथा हमारी संस्कृति है, नर बलि प्रथा को आप बंद क्यों कर दिए? समझ में आ गया ना? इसी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे देखो उड़ीसा का खोंड विद्रोह, उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका नेता था चक्र बिश्नोई। कौन था? चक्र बिश्नोई। ये उसी से कनेक्टेड है जी, चक्र बिश्नोई वहीं से कनेक्टेड है। उड़ीसा का बस्तर क्षेत्र भी उसी तरफ है ना, उसी से कनेक्टेड है। वहाँ भी वही प्रथा लागू किया था। नर बलि प्रथा को प्रतिबंध करने के कारण चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ था। समझ में आ गया ना? वहीं से कनेक्टेड है मेरिया विद्रोह। अलग अलग क्षेत्र में और अलग भी बोला जाता है, वहाँ से कनेक्ट है। मेरिया विद्रोह क्या है? भोपाल देव के शासनकाल में हिडमा माझी के नेतृत्व में हुआ था। कारण का नर बलि प्रथा को समाप्त कर देने के कारण। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ जो एक है दंतेश्वरी देवी। कौन सा देवी? दंतेश्वरी देवी। एक शोध में मिला गया था कि वहाँ जो माटी देव या ताड़ू पेन्नू इसका जो ना पूजा करने के लिए ना, समझ में आ गया ना, 3 लोगों को नर बलि दिया गया था। कितने लोगों को? 3। किसी में 5 देता है, किसी पुस्तक में 30 देता है, किसी पुस्तक में और अलग अलग मिलता है जी। बस याद रखना नर बलि दिया था, है ना? उसी को जो नर बलि दिया जाता था उसी को मेरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौन सा मंदिर में? दंतेश्वरी मंदिर में। क्लियर हुआ हल्का सा? ताड़ू पेन्नू या माटी देव को पूजा करने के लिए नर बलि दिया गया था, इसी को मेरिया कहा जाता है। इसी के कारण मेरिया विद्रोह कहा जाता है। बस इतने हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये याद हो जाएगा बस। इसकी यही पूछा जाता है मेरिया विद्रोह किस शासक के काल में हुआ था? भोपाल देव। इसका नेता कौन थे और कारण क्या था? नर बलि ऑप्शन नहीं रहेगा तो रहेगा ऑप्शन ना संस्कृति हस्तक्षेप, वो भी ऑप्शन में रहेगा ना, गलत नहीं हो। वो क्वेश्चन रहेगा तो सही है। संस्कृति हस्तक्षेप वो भी सही है, दोनों सही हैं। और इसी से वो कनेक्ट कर लेना उड़ीसा का खोड़ विद्रोह। कभी भी उड़ीसा का खोड़ विद्रोह किससे संबंधित है? तो सेम यही विद्रोह है ना दोनों में, बस उसका नेता अलग है चक्र बिश्नोई है और इसका नेता अलग है हिडमा माझी है। याद हो गए? आगे बढ़ूँ। अब आगे भैरम देव। क्या आ गया? इसके शासनकाल में 4 विद्रोह हुआ है। कितना विद्रोह हुआ है? ये विशेष रूप से याद रखना। कितना विद्रोह हुआ इसके शासनकाल में? चलो पहला बताओ, दूसरा, तीसरा। हाँ, पहला क्या है? लिंगागिरी विद्रोह। क्या है पहला? लिंगागिरी विद्रोह। ये पहाड़ी का, गिरी मतलब होते पहाड़ी ना, पहाड़ी का आसपास हुआ होगा ना,
कब हुआ ये विद्रोह? 1856 में। कब हुआ था? दूसरा क्या है? कोई विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? 1800 हाँ, सन को याद रख लेना, पूछ देता है भाई, बार बार पूछ रहा है। 1859 में। तीसरा क्या है? 1876 मौर्य विद्रोह 1876। उसके बाद क्या है? एक थी रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस का विद्रोह कब हुआ? ये 1878। ये दिख रहा है, 8 दिख रहे हैं ना, इसी को आगे बढ़ाना 1882 तक। 4 साल तक हुआ है। कितना साल तक? ये विशेष याद है, ये 8 से इधर 8 बढ़ाना। देखो ऑप्शन में एक बार दिया था 1876 से ऐसे 82 दिया है, एक बार 1878 से 82 ऐसे तक ऑप्शन में दिया है, तो इसी 8 को आगे बढ़ाना। समझ में आ गए ना? क्लियर हो ना? तो इतना क्लोज तक ऑप्शन में दिया है एक बार जी। रानी चोरिस का विद्रोह देख यहाँ लिख देता हूँ। अभी यहाँ इसको डिटेल में बताऊँगा ना जी, टेंशन फ्री रहो, बस नाम बस लिख लो अभी। ये भाई बर्मेन से पूछा है, भैरमदेव के शासनकाल के विद्रोह को बताइए, तो ये 4 विद्रोह लिखना रहता है, 2 नंबर का आया है। क्लियर हुआ ना? अब देखो लिंगागिरी का विद्रोह क्या हो गया है? कुछ पूछना है? पूछो ना जी, क्या चीज़ हो गया? लिख नहीं पाए थे? लेना भी बताऊंगा तो लिख लेना। क्लियर हुआ ना? भाई रामदेव का शासन काल है, इधर दिया क्या डिटेल में ऐसे? अच्छा, उसी को दिया है बार बार यार। अच्छा हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, देखना ना, हल्का से कनेक्ट करेंगे ना इसको ना। ये पहला विद्रोह है, ये हलवा विद्रोह। ये सरगुजा का जो विद्रोह है उसको दूसरा विद्रोह बोलते हैं। अब ये भोपालपट्टनम का विद्रोह इसको तीसरा विद्रोह बोलते हैं ना। कंपनी का दिन इसको तीसरा विद्रोह बोला जाता है ना। इसको मैं नहीं पढ़ाया है इसको, कि बाद में पढ़ाऊंगा, इसे टेबल में करके इसको नहीं पढ़ाया था इसको। और फिर क्वेश्चन आया था एडीओ में, यहीं से कनेक्ट किया था ना, भोपालपट्टनम का विद्रोह पहला विद्रोह है। और इधर दिया क्या कुछ डिटेल में? ठीक नहीं दिया है, नहीं दिया। तो यहीं से बताना था जी, आगे पीछे हो गया। चलो कोई बात नहीं, पुस्तक तो पढ़ रहे हो ना? पुस्तक तो है ना आपका ना? हाँ, उसी को पढ़ लेना। इसको ये वाला नहीं देख पाया था ना, इधर में देखा रहा था तो यहीं से चालू कर दे रहा था। चलो लिंगागिरी विद्रोह देख लो हल्का से। लिंगागिरी विद्रोह क्लियर हो? लिंगागिरी देखो इसको कब हुआ था? ये 1800। क्लियर है। कारण क्या था? जो बस्तर क्षेत्र है, क्या है? बस्तर क्षेत्र है, उसको ना अंग्रेज लोग क्या कहता है उसको? हाँ, ब्रिटिश से मिलाना चाहते हैं। देखो 1856 दिख रहा है, 1856। इसके 1 साल बाद क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। आया समझ में हल्का से ना? बस कारण यही है और कुछ नहीं। तो उस समय जब चार्ल्स जो सी इलियट है, जस्ट सी इलियट बोलते हैं ना, इलियट, वो यहाँ बस्तर गया था 1856 के आसपास घूमने के लिए। तो उसका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ था उसका। क्लियर हुआ ना? यहाँ नेता कौन थे? पहला। दूसरा है राजा कौन थे? राजा कौन था उस समय? राजा भैरमदेव थे। कौन थे? भैरमदेव। और नेता कौन थे? हाँ, धुरवा राम, या ऐसे पूछते हैं धुरवा राम माड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धुरवा राम माड़िया, है ना? इसके जनजाति देख लेना, माड़िया जनजाति ना। वही तो है जी, यही तो माड़िया है जी। हाँ सर, तो उसका मतलब वो पंडीराम मंडावी का भाई है ना, चंद्रू मंडावी। हो सकता है जी, पंडीराम मंडावी। वो टाइगर के हाँ, समझ में आ गया ना। हाँ, किस में पढ़े हो? नहीं, ऑप्शन में ही देगा ना तो मुरिया टिक लगा लेना, लेकिन सही आंसर है माड़िया है जी। हाँ। लेकिन अभी तो सारे अभी के पेपर आए थे उसमें, टेस्ट में लिए हैं जी। टेस्ट में तो कुछ भी ले सकते हैं लोग, थोड़े जानते हैं जी ये लोग भी। ये लोग तो कुछ भी लगा देते हैं जी ये लोग यार, जो पुस्तक में थे उसे टिक लगवाते हैं लोग। सर, तो हम लोग का क्या होगा फिर? नहीं,
ये सही आंसर, मैं आपको एकदम एक्यूरेट आंसर बताऊंगा जी। हाँ देखो माड़िया, देखो आप पढ़ते हो चेदरू मंडावी है ना, चेदरू मंडावी ना। हाँ ये भी है माड़िया जनजाति जी, माड़िया जनजाति चेदरू मंडावी, जो टाइगर किड्स के नाम से जाना जाता है ना। हाँ नारायणपुर का है वो। हाँ 1860 में बना था ना। में आसाम में मुड़िया भी था, ये माड़िया भी था। अच्छा सर मुड़िया भी है। नहीं माड़िया सही आंसर, उसको नहीं पता था। हाँ बताइए सर। हाँ ऊपर में होगा सर, देखिए ना ऊपर में। हाँ जाकर बता के आ जाना जी, ऊपर में होगा इनका, हमारे को ना बता देना। ये क्लियर हल्का से ना देखो, ये जो ध्रुवाराम, फिर क्या कहते हैं, जो ध्रुवाराम जो माड़िया है ना, ध्रुवाराम माड़िया को उसके घर के सामने में 5 मार्च, याद रखना कब याद रखेंगे, 5 मार्च 1856 को उसके घर के सामने में इसको फांसी दे दिया था। ये डेट को याद रखना जी, 5 मार्च को है ना, डेट को बस याद रखना। क्योंकि मैं कई बार पढ़ूँ तो मेरे को याद हो गया है, सबसे बड़ी बात है ना। डेट को पूछा है जी, कई बार पूछा है डेट को ना, इसको 5 मार्च को पूछा है ना। 5 फरवरी भी ऑप्शन देगा आपको, 5 मार्च भी रहेगा, 5 जनवरी भी रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। मार्च के महीना ऐसे करके याद रख देगा, मार्च के महीना मार दिया ऐसे करके याद रख लेना। क्लियर हुआ हल्का से, याद रहेगा ना अपना, मार्च के महीने मार दिया ऐसे करके याद रख लेना। तो किसी भी तरीक़े से याद होना चाहिए और कुछ नहीं हो, याद होगा। इसी को बोलते हैं बस्तर का महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह। क्या बोलते हैं इसी को, बस्तर का क्या चीज़ है। हाँ इसी को बोला जाता है जी बस्तर का। क्वेश्चन पूछे गए, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह किसे कहा जाता है। एक बार पूछा है इसी को, हल्का क्लियर हुआ, याद हुआ ना। बस इसको बस याद रखें। लिंगागिरी के विद्रोह 1856 में हुआ था। कारण क्या था, बस्तर को अंग्रेजों क्षेत्र में मिलाने के लिए। और उस समय सी इलियट भी गए थे उस समय, साथ में नेता थे ध्रुवाराम माड़िया, राजा कौन थे, भरमदेव। और 5 मार्च 1856 को जो नेतृत्व करने वाले को उसके घर के सामने में इसको भी फांसी लगा दिया था। और ये बस्तर का द्वितीय शहीद कहा जाता है, दूसरा है ना, पहला बता दिया था, ये दूसरा है ना। और ये इस बस्तर का महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह कहा जाता है। क्लियर हुआ हल्का सा ना, याद हुआ। उसके बाद है कोई विद्रोह। कौन सा विद्रोह उसके बाद, ये विशेष रूप से याद रखना। कौन सा है ये, हाँ यार नहीं लिख पाए क्या, अरे यार चल लिख दे, पीछे बता देता हूँ एक बार। पहला लिंगागिरी विद्रोह, चल लिखो। सन याद है, सन 1800, ठीक चल लिखते जा। नेता कौन थे, ठीक ध्रुवाराम माड़िया। अब राजा का नाम लिखवाऊँ, राजा का नाम भैरम देव। कारण क्या था, कारण हाँ लिख लोगे ना, लिख लो, लिखो। फिर परिणाम क्या होगा इसका, परिणाम 5 मार्च 1856 को उसके घर के सामने उसे फांसी लगा दिया था। अब बता देना ये बस्तर का, यहीं लिखना, बस्तर का द्वितीय शहीद कहा जाता है। और एक विशेष लिख लेना, ये बस्तर का महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह का है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम का विद्रोह कहा जाता है। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसको पूछा है ना 2018 या 19 में पूछा है, मेंस में पूछा, अप्रैल में पूछा है इसको ना, किसे कहा जाता है, तो लिंगागिरी विद्रोह। बस इसी टिकला हिंदी ग्रंथ अकादमी दिया नहीं स्पष्ट रूप से, इसी कारण पूछ पाऊंगा। हो गए जी, आगे कोई विद्रोह, ये हो गया पूरा ना। अब यहाँ से देखो, अभी अंदर कैसे डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो में आया था यहाँ से क्वेश्चन ना, यहाँ से आया था क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन के उत्तर नहीं मिला था, कहाँ से, हिंदी ग्रंथ अकादमी दिया है जी स्पष्ट रूप से। अब जो वो पुस्तक पढ़ता है उसको बन जाता है आराम से। हाँ तो शुरू में उसको पढ़ोगे
कठिन है थोड़ा सा जी हिंदी ग्रंथ अकादमी शुरुआती में, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिया है जी इसको। कोई विद्रोह, क्लियर हुआ? कोई विद्रोह? नेता कौन थे? नागुरदौला। ये पोते कला का जमींदार था। कहाँ का जमींदार था ये? पोते कला का। समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या है इसका? राजा कौन था इस समय? राजा ठीक। कारण क्या था? जब काटाई होता था तो उसको बचाने के लिए। हाँ, साल वृक्ष, जैसे भी वृक्ष की कटाई हो रहा है ना, तो हाँ लोग जो चिपक रहे हैं ना, सेम वैसे होता जी। इससे और ज़्यादा दर्दनाक था उस समय तो जी। फिर यही नारा दिया था, नारा याद रखना ना, एक साल के पीछे एक सिर या एक सर, मतलब अंग्रेज का एक सर काटेंगे, ऐसे था ना, अपना नहीं अंग्रेज का। एक साल के पेड़ काटोगे तो हम एक अंग्रेज का सिर काटेंगे, ऐसे टाइप था। और ये लिख सकते हैं इसको बस्तर का, ये इसे छत्तीसगढ़ का, या वो जो भी चिपको आंदोलन से कनेक्टेड है, ये लिखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है, इसे लिखते हैं छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता। बस ये खत्म, बाकी कुछ नहीं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको सन को ही पूछा जाता है। हो गया क्या? चले 5 मिनट और वो नहीं आ रहे क्या? आंगन आ गए हैं, बुला लो ना। नहीं देखा था मैं उसको, बुलाओ उसको। इसका ऑब्जेक्टिव कमर, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया क्या? इसका ऑब्जेक्टिव कल बनाओगे? कल बनाऊंगा बोला। ठीक, मैं दूंगा जी ऑब्जेक्टिव, टेंशन फ्री रहो। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बना लोगे ना? कठिन एकदम दूँ कि एकदम सरल दूँ? क्या एकदम दोनों समान दूँ? एडवांस दो क्वेश्चन ना। राम लो भगत बना के दूंगा, भगत को राम बना के, फिर बना लोगे? राम को भगत, भगत को मोहन, मोहन को शत्रुघ्न। वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो ना पुलिस लेवल का है सर, पुलिस लेवल का। तो अभी वर्तमान का व्यापम का पैटर्न इतना खतरनाक पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा है जी ना। हम लोग कोई पोस्ट नहीं, हाँ वो ठीक है जी, वो तो मैं नहीं कर रहा, कंपटीशन तो है। आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ 30 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 30 नंबर का जी। ठीक है, आपका दिमाग एकदम क्लियर कर दूंगा, ऐसे टाइप पढ़ाऊंगा उसको। इतना मैं ज़्यादा राम को भगत नहीं बनाऊंगा, टेंशन फ्री रहो। नहीं कोई यूट्यूब वाला क्या करते हैं, कोई यूट्यूब वाला राम है, अब राम को रामा बना देता है। अब बनाओ, अरे तो कैसे जानो भैया राम, उसका क्या पता रामा भी नाम रहा होगा, तो ऐसे कह सकते हो तो, है ना। कोई यूट्यूब वाला देखते हो कैसे आए बाय बना के देता रहा अपना, बहुत ज़्यादा वाई खींच लेता है, ऐसे टाइप का। ठीक है, एकदम सिंपल ही रहेगा, दोनों मॉडरेट लेवल का रहेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा, इतना कम भी नहीं रहेगा। ठीक, उसी आपके पुस्तक से ही बनाऊंगा, अलग से नहीं बनाऊंगा। चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी या जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, दोनों से बना दूंगा। क्लियर हुआ ना? ये हो गया यहाँ तक ना? कोई विद्रोह हो गया ना? बस थोड़ा सा और है, देख लो, माड़िया विद्रोह, या इसी को मुड़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह है? क्लियर हुआ हल्का से ना? बस इसको सन को याद रख लेना। ऐसे टाइम हो गया है जी, इसको कल पढ़ लेंगे क्या पूरा टेबल के साथ, है ना? पढ़ा दूँ? लेते जान, बस 2 बस बचा है, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक, मुड़िया विद्रोह देख लो हल्का से ना। कौन सा विद्रोह है? ये विशेष रूप से याद रखना। पहले शासक कौन था? शासक, अरे यार शासक बोला हूँ जी, हाँ, भैराम देव। फिर नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा। कारण क्या था? और प्रतीक, कारण क्या था इसका? हाँ, गोपीनाथ कापड़दास जी थे ना वहाँ, क्या था? गोपीनाथ कापड़दास। कौन था उस समय? गोपीनाथ कापड़दास। इसका ऑटोक्रेसी नीति था जी, ऑटोक्रेसी।
ऑटोक्रेसी क्या होता है, एकदम मनमर्जी की नीति था, अपना स्वयं मैं जो बोलूँगा वही सही है, बाकी सब गलत है ऐसे टाइप था। मैं बोल दिया राम राम है, लक्ष्मण लक्ष्मण है, चाहे वो कोई भी नाम रहे, ऐसे टाइप है, मतलब एकदम ऑटोक्रेसी नीति चलाता था। अब इसी से आप कनेक्ट कर सकते हो, क्या था, जनजातियों में कर वृद्धि करना, उसे ऑटोक्रेसी नीति कराना, उसे शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना, जो भी है जंगलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, ये सब चीज़ है पूरा, है ना, सब काम हुई ऑटोक्रेसी नीति है। अभी बताया था जो कारण है ना, वो सब कारण आ जाएगा इसमें से। क्लियर हो हल्का ना? बस इसको यही पूछा जाता है, इसका नेता कौन था, झाड़ा सिंह रहा, और ये क्या था, गोपीनाथ। क्लियर हो हल्का से? क्लियर हुआ ना? फिर क्या किया, पूरा जितने जनजाति लोग हैं ना, वो लगभग उसके राजमहल के आसपास का पूरा घेर लिया था जी, पूरा लगभग 5000 जनजाति लोग। फिर अंततः गोपीनाथ कापड़दास को वहाँ से हटाना पड़ा वहाँ से। क्लियर हुआ ना? और इसी समय से कनेक्ट किया जाता है 2 मार्च को। कब क्या, मार्च 1876 को बस्तर में क्या एक काला दिवस मनाया गया था, काला दिवस, बस इसी को याद रखना एक। क्लियर हुआ हल्का ना? बस बाकी कुछ नहीं है जी, काला दिवस मनाया गया था, देखिए बाकी खत्म हो गया, ये उतना ज़्यादा नहीं। मुड़िया विद्रोह, बस इसी को याद रखना, ये नेता को याद रखना, और एक कारण क्या था इसी को याद रखना, गोपीनाथ कापड़दास की ऑटोक्रेसी नीति। हो गया है? प्रतीक हाँ लिख लो, इसमें भी क्या क्या लिखोगे, इसके धावड़ा वृक्ष की टहनी, आम, मिर्च, सब लिख सकते हो जी इसमें। नहीं पूछेगा आम, मिर्च और टहनी, मिर्च की टहनी, सब लिख सकते हो, दोनों सही हैं। प्रतीक चिन्ह तो नहीं पूछा, पूछता तो उसी को पूछता है, सबसे सामने जो बताया था ना उसी को पूछा था, धावड़ा वृक्ष की टहनी, बस का। इन लोगों को प्रतीक चिन्ह नहीं पूछेगा जी, नहीं पूछता इतना अंदर को वैसे ही। हाँ तो क्रम से पूछेगा नहीं, जमाने के लिए मैं भी क्रम से जमा देता हूँ ना, टेंशन फ्री रहो उसको, है ना, क्रम से जमा देता हूँ। उसके बाद ये हो गया, क्लियर हो गया ना? अब देखो भूमकाल विद्रोह, इसको मेंस में 15 नंबर का पूछा है एक बार, है ना। अब इसे जो मेंस से पूछेगा तो अलग फॉर्मेट में ला सकते हो। देखो मेंस में हल्का से देखा, पहला राजनीतिक कारण। अच्छा रानी चोरिस भूल गए क्या? चलो रानी चोरिस का विद्रोह देख लो हल्का से। रानी चोरिस का विद्रोह, इसको पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहणी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ प्रथम विद्रोहणी। याद हुआ हल्का ना? दूसरा, इसका कारण क्या था? तो जो भैरम देव है ना, भैरम देव की बहुविवाह नीति। क्या नीति है? एक ऑलरेडी 2-3 जन इसके रानी थे और विवाह कर रहे थे जी, सबसे बड़ी बात है। तो एक मुस्लिम महिला थी नवाबाई, क्या नाम था उसका? नवाबाई। इससे विवाह कर रहे थे, समझ में आ गया? नवाबाई से विवाह कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए ना कि अब मत करो विवाह ऐसे बोल करके ना इसका, और जितने भी बस्तर के जो जनजाति थे ना, ये इसी के पास से पूरा बहु विवाह को रोकने के लिए था। इसी के 1878 से 1882। ये 8 को कनेक्ट करना जी ना, ऐसे करके ना। बहुविवाह नीति, भैरम देव की बहुविवाह प्रथा, जैसे मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करना। हो गया? चलो भूमकाल विद्रोह देख लो, फास्ट है, उसके बाद खत्म हो गया। मेंस की स्टाइल नहीं बताऊंगा, मेंस में बहुत ज़्यादा है, हल्का से देख लो एक बार। फिर मेंस अगर ये स्टाइल पूछा जाए तो पहला होता है राजनीतिक कारण, दूसरा होते हैं सांस्कृतिक हस्तक्षेप, करों में वृद्धि। ये जितना करना आंसर आप ला सकते हो। मेंस का अलग फॉर्मेट आ गया, समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ ना? अब इसमें देख लो हल्का से भूमकाल विद्रोह। इसे भूमिकंपन का विद्रोह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? भूमिकंपन का विद्रोह। क्लियर हुआ हल्का से? दूसरा, ये 1910 से 1912 तक चला था, लगभग 2 साल तक चला था ना। इसका कारण है, पहला बैजनाथ पांडा। कौन था? इसको जब हम लोग इधर पढ़ेंगे ना, और तो बैजनाथ पांडा के अदालत 1910, जब पढ़ेंगे 1922, जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जब जेल गए थे ना,
समझ में आ गया इधर? वहाँ से कनेक्ट करेंगे बाद में इसको, है ना। तो इसका फिर उधर से जब हटाया था ना इसको, बैजनाथ पंडा का अदालत आ गया था इसका। जब इधर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास ना, तब इधर से कनेक्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा ना उधर ना। देखो बैजनाथ पंडा कौन था ये? वहाँ का जमींदार बना दिए थे जी। इसका ऑटोक्रेसी नीति था इसी वाला। क्लियर हो हल्का सा ना। और दूसरा कारण है वहाँ जो रानी है, उसका रानी का क्या नाम था? जुगराज कुंवर। क्या नाम था? जुगराज कुंवर। और प्लस राजा था, क्या नाम था राजा के? और इसी का तो नाम है जी, क्या नाम है इसका? भूमकाल विद्रोह कौन था उस समय? शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव, है ना। यहाँ तो रुद्र प्रताप देव लिख सकते हैं। इनको उपेक्षा करना था, इनको उपेक्षा करते थे जी रानी जुगराज कुंवर को। क्या करते थे? इसको उपेक्षा करते थे। क्लियर हुआ ना हल्का से? है उपेक्षा करते नहीं समझ में आएगी जी। निरादर करते थे, अपमानित करते थे उसको। एक होता है उपेक्षा करना, एक क्या होता है थी? उपेक्षा करना। एक होते अपेक्षा करना। अपेक्षा मतलब होते आशा करना। क्या होते हैं उससे? मैं उससे ये अपेक्षा किया हूँ, ऐसे बोलते हैं ना अपेक्षा। समझ में आ गया ना। अब एक होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना मतलब होते हैं निरादर करना। हल्का समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ ना? ये क्लियर हो, समझ में आ गया ना? ये अपेक्षा करना, उससे उपेक्षा करना, ये है। फिर इसका प्रतीक चिन्ह लिख लो। जिसका प्रतीक चिन्ह बहुत सारा है, इसका जितना कर लिख लो आप प्रतीक चिन्ह। वो नीम, आम नीम की टहनी, आम नीम की टहनी। वो तीर धनुष, और क्या है? पत्थर मतलब ढेला लिख सकते हो, ढेला। और बहुत सारा है जी, जितना कर लिख लो हो कम पड़ जाएगा। क्लियर हुआ हल्का से? आगे समझ में ना। फिर लास्ट क्या हुआ इसके? फिर बैजनाथ पंडा को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। यही परिणाम रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। इसका दमनकर्ता भी लिख लेना। इसका दमनकर्ता कौन था? गेयर। कौन था? गेयर लगा दिया, ऐसे करके याद रख लेना। समझ में आ गया ना? गेयर लगा दिया, दमन कर दिया। बस इतने के याद कर लो। इतने करने हैं आपको, सिर्फ टिक लगाना जी। ऑब्जेक्टिव मेंस नहीं लिखना है, बस इतने ही बात आपको टिक लगाना है। इसको कई बार पूछा है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910। क्लियर हुआ ना? इसी से कनेक्ट कर लेना ये। और 2007 इसे भूमि कांपने वाला विद्रोह या भूमि कंपन का ये क्वेश्चन पूछेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे भयावह ना, भयावह बहुत ज़्यादा एकदम बर्बरता पूर्वक था ये विद्रोह ना। बहुत ज़्यादा बर्बरता पूर्वक विद्रोह था ये। हो गया ना? यहाँ तक हो गया, पूरा लिख लिया ना। यहाँ से हल्का सा और कनेक्ट देखो। पहला सामना अब पूछा जाता है, लिख लो जी। प्रथम सामना कहाँ हुआ था? सबसे पहला सामना यहाँ पुष्पाल बाजार। और अंतिम कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। और इसका नेता कौन था? नेता नहीं लिख पाए हैं ना इसका। नेता कौन था इसका जी? गुंडाधुर। और इसका मृत्यु नहीं हुआ था ना, खुद गायब हो गया था ना। ये गायब हो गया था। कभी ये शहीद हो गया? नहीं, शहीद नहीं हुआ था, समझना ना। गायब हो गया था, अपने स्वयं आंदोलन प्रारंभ किया था और क्या हो गए थे? ये गायब हो गए थे। और हल्का सब देखो अंदर, देखो अंदर लिखता हूँ हल्का सा ना। पहला होता पुष्पाल बाजार को लूटा था। पहला किसको लूटे थे? 2 फरवरी को पुष्पाल बाजार को लूटा था। इससे पहले और देख लेना, एक गीदम है ना, गीदम, उसके आसपास ना एक ताड़ोकी गांव है। कौन सा गांव है? ताड़ोकी गांव। ताड़ोकी गांव में इसकी सभा हुआ था हल्का से पहले सभा होता है। दंतेवाड़ा जी, सुखमा बोल दिए थे क्या? सुखमा बोल दिया था क्या? दंतेवाड़ा जी, दंतेवाड़ा से पहले ना जी, गीदम जी, ठीक ना। फिर उसके बाद पुष्पाल बाजार को लूटा था। फिर क्या था? करंजी बाजार को लूटा था, करंजी बाजार को। फिर उसके बाद लास्ट में बता देना अलवर से उससे क्या हुआ था? अंतिम में सामना हुआ था। इतना डीपली तो पूछा नहीं आज तक, व्यापम आपम, फिर भी
क्रम से याद रखना। पहला पुष्पाल बाजार का रुका होगा ना, फिर क्या हुआ था, ये 4 फरवरी का लिख लो, ये 4 फरवरी ये करंजी बाजार का लूटा था। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये अंतिम सामना अलवर में हुआ था। अब एक मुखबिर था, मुखबिर का नाम क्या था उसका, हाँ मुखबिर था, कोई सोनू करके था, याद रख लेना। सोनू मांझी है लेकिन सोनू याद रख लेना। कौन था मुखबिर था, ठीक ना, सोनू ने मुखबिर कर दिया था। याद हुआ हल्का से ना। बाकी इसके बाहर आज तक नहीं क्वेश्चन पूछा है जी, इतने ही बस को याद रखना। क्लियर हुआ ना। अब मैं शुरू से अंतिम कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। हो गया ना, हो गया ना ये, ठीक। अब मैं शुरू से अंतिम कनेक्ट कर देता हूँ, पूरा स्पीड से बोलूँगा, समझ में आ जाएगा ना। पहला हलवा विद्रोह 1774, छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोह हलवा विद्रोह। इसके में नेता कौन थे, अजमेर सिंह, है ना। तो अजमेर सिंह नेता थे और राजा भी अजमेर सिंह थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए मतलब दोनों के लिए प्रारंभ किया था। डोंगर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद बता दिया वो क्या, कोटपार का संधि हुआ था। क्लियर होगा ना, कोटपार संधि बता दिया था ना। उसके बाद आएगा सरगुजा का विद्रोह। देख सरगुजा का विद्रोह 1792 में हुआ है। बाकी इसके बारे में और कोई अन्य जानकारी नहीं मिलता, ठीक। ये इस कारण ये भी दिया है कि एक बार क्वेश्चन पूछा है, ये तीसरा विद्रोह ऐसे करके दिया था, इस कारण ये भी डाल दिया है ऐसे क्वेश्चन को। समझ में आ गया ना, एक बार पूछा है जी इस कारण को। ये क्या है, देखो भोपालपट्टनम का विद्रोह, हल्का भोपालपट्टनम का विद्रोह देख लो। भोपालपट्टनम जो क्षेत्र है ना अभी वर्तमान में भोपालपट्टनम, हाँ बीजापुर क्षेत्र में कौन सा आ रहा है, बीजापुर। तो वहाँ ऐसे इंद्रावती नदी है, ऐसे इंद्रावती नदियाँ हैं ना। तो इसको पूछा है किस नदी के किनारे हो, तो इंद्रावती नदी के किनारे हुआ, इसी बस को याद रखना। तो उस समय जब ना ब्लंट, याद होगा ब्लंट, जब इधर आए थे ना ब्लंट, जेटी ब्लंट, तो वहाँ गए थे ना, तो वहाँ उसका विरोध हुआ था। पूरा जनजाति लोग आपस में एकत्र हो गए थे। इसका कारण क्या था कि बस्तर में जो जनजातियों को जो शोषण कर रहे थे ना, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ में आ गया ना, जनजाति को शोषण उसको देखने के लिए जो भी। फिर वो यहाँ से यहाँ जमींदारी जब शासन था, इधर सूबेदारी शासन था, समझ में आ गया ना। तो इस तरफ आए थे, घूमते फिरते रतनपुर पहुँच गए, बाकी कुछ नहीं है। आगे हल्का से समझ में। भोपालपट्टनम का विद्रोह, ये क्रम को याद रखना है ना, क्रम को ना। इसके बाद आगे देखो हल्का से, परलकोट का विद्रोह। परलकोट को महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। कौन था नेता इसका, गेंद सिंह। भूमिया बैगा है ना, भूमिया के पद पर था भूमि। और साथ में इसको याद रखना, परलकोट का विद्रोह से धावड़ा वृक्ष की टहनी था। 20 तारीख को 20 उसके घर के सामने में क्या कहता है, बस। उसका नेता कौन था, वो उस समय दमन करता कौन था उसका, पेबे से, है ना, कैप्टन पेबे था। अब तारापुर का विद्रोह कर वृद्धि के कारण हुआ था, दलगंजन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर हुआ हल्का से ना, अंदर नहीं बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना अंदर। उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ था। कारण क्या था, बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम विद्रोह कहा जाता है। और धुरवाराम माड़े इसका नेतृत्व करता था। 5 मार्च अम्मा से मार दिया करके याद रखना। 5 मार्च को क्लियर, उसे घर के सबने फांसी लगा दिया था। कोई विद्रोह 1859, कोई विद्रोह नागौरदौला के नेतृत्व में हुआ था। पोते कला के जमींदार था। और बता सकते हो उसमें क्या है, ये वृक्ष साल वृक्ष कटाई को रोकने के लिए किया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था, मुड़िया विद्रोह। क्लियर होगा ना। ये गोपीनाथ कापड़दास जी का क्या था, ये बहुत ज़्यादा दमनकारी नीति, आटो को इस नीति का विरोध में किया गया था। क्लियर होगा ना। ये आगे देख लो, उसका नेतृत्व इसका कौन था, इसका नेतृत्व कौन था, इसका मुड़िया विद्रोह का झाड़ा सिंह रहा। उसके बाद है भूमकाल विद्रोह, 1910 से 1912 में हुआ था। आगे ख़त्म हो गया। एक दो और विद्रोह यहाँ लिखा नहीं है जी, पहला लिख रहे रतनपुर का विद्रोह। रतनपुर का विद्रोह, अब ये पुस्तक में आप पढ़ रहे हो, उसमें नहीं देगा ना। 1912। दूसरा है सरगुजा का विद्रोह। (1918) इसको बाद में कनेक्ट कर दूंगा। ये जो हल्का से देख लो, रतनपुर का जो विद्रोह है ना, इसको उरांव विद्रोह कहा जाता है। कौन सा, ये उरांव जनजाति का विद्रोह है। अब ये भी उरांव विद्रोह है सरगुजा के। समझ में आ गए ना, दोनों उरांव जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह था। ये विद्रोह मुख्य रूप से कारण क्या था, तो भूमकाल विद्रोह से ये प्रभावित था। क्या था, भूमकाल विद्रोह से प्रभावित था। देखो 1912 हो रहे हैं ना, तो यहाँ भी ना रतनपुर में ना जितने भी सार्वजनिक स्थल में लोगों के द्वारा उरांव जनजाति के, मुख्यतः उरांव जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। और जो सार्वजनिक स्थल, जो सार्वजनिक जो संपत्ति, उसको जला दिया गया था। और इसमें जो नेता करने वाले स्थानीय लोग थे, उसको जेल में डाल दिया था। क्लियर हो गया ना। उसी प्रकार उरांव, सरगुजा को उरांव जनजाति के द्वारा 1918 में विद्रोह किया गया था। इसका कारण क्या था कि जो गांधी जी, उस समय गांधी जी आ गए थे, एक्टिव हो गए थे।
तो गांधी जी के जो जो नीति है ना, उसको वो लोग स्वराज दिवस मना रहे हैं ऐसे सोच रहे थे। क्या मना रहे थे? तो स्वराज दिवस मना रहे थे, हिंसात्मक वर्णन थोड़ी कर सकते हो। यहाँ हिंसात्मक हो गया था, हिंसात्मक हो गया था, एकदम उग्र हो गया था। तो वहाँ जो पुलिस थाना है ना, पाट पुलिस थाना, क्या नाम था? पाट पुलिस थाना। ये आसपास को ना पुलिस थाना को जला दिए थे जी, बहुत जने अधिकारी भी खत्म हो गए थे। फिर उन्होंने भी ये आसपास के जितने भी जो विद्रोही करता है उसको गोली चला दिए थे वो लोग भी। हाँ, वो लोग भी गोली चला दिए थे, गोली चला दिए थे और बहुत जनों को जेल में डाल दिए थे। बाकी आपसे इतना अंदर क्वेश्चन पूछे नहीं का, जब पूछेगा सरगुजा का विद्रोह कब हुआ था, कौन जनजाति के द्वारा किया गया था, और ये हिंसात्मक था, पाट पुलिस है ना, पाट पुलिस थाना के आसपास हुआ था, ये बस विशेष याद रख लेना। और ये भी रतनपुर का विद्रोह 1912 उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी दिया है, बाकी कोई पुस्तक में नहीं दिया है। ये क्लियर हुआ हल्का से ना? इसको लिख लेना दोनों को कम से कम। हो गया? बाकी टेबल के रूप में कल पढ़ाएंगे जिसको, लेट हो गया है। जो आंगन पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे क्लास। रिकॉर्ड हो रहा है क्या?